हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि आईक्यू। आज की ये वीडियो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे पूरे फरवरी महीने की सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो फरवरी महीने से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछा सकते हैं, वो सारे हम लोग आज की इसी एक वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। फरवरी महीना करंट अफेयर्स की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनने वाले हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, फरवरी महीने में ही देश का केंद्रीय बजट पेश किया गया था, ग्रैमी अवार्ड्स दिए गए थे, बाफ्टा अवार्ड्स भी दिए गए थे, दादा साहब फाल्के फिल्म जो फेस्टिवल होता है उसके अवार्ड भी दिए गए थे। कई सारे स्पोर्ट टूर्नामेंट हुए हैं, जैसे कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया विंटर गेम्स या फिर महिलाओं का T20 वर्ल्ड कप। इसके अलावा तुर्की में भूकंप आया था, जिसमें 50,000 से भी ज़्यादा लोग मारे गए हैं। 13 राज्यों के नए राज्यपाल बने हैं और इसरो ने SSLV मिशन को लॉन्च किया है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो फरवरी महीने की करंट अफेयर्स को लेकर आप निश्चिंत हो जाएंगे। तो बिल्कुल ध्यान से आपको इस वीडियो को देखना है शुरू से लेकर के एंड तक, क्योंकि सारे ही क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं और आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आपके सामने पहला क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको पहले खुद से सोचना है, फिर मैं आपको राइट आंसर बताऊंगा। तो सबसे पहला सवाल है कि क्रिकेट टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो रणजी ट्रॉफी जो टूर्नामेंट होता है, ये भारत में क्रिकेट का एक घरेलू टूर्नामेंट है और इस बार इसको जीता है सौराष्ट्र की टीम ने। तो बिल्कुल आसान है, इसको याद रखना। रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है सौराष्ट्र की टीम ने और इसने फाइनल में हराया है बंगाल की टीम को। आगे देखते हैं, इसमें इतना ही आपको याद रखना है। विक्ट्री सिटी ए नॉवेल, ये जो बुक हाल ही में लॉन्च हुई है, इसके लेखक कौन है? तो यहाँ पर आप इस बुक का कवर पेज देख भी सकते हैं। सलमान रुश्दी, जो कि भारत के एक बहुत ही मशहूर लेखक हैं, इन्होंने इस बुक को लिखा है। विक्ट्री सिटी एक उपन्यास। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यूट्यूब के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यूट्यूब, जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, यूट्यूब एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसकी पेरेंट कंपनी गूगल है। तो गूगल के अंदर ही ये काम करता है। तो यूट्यूब के नए CEO के रूप में एक भारतीय मूल के व्यक्ति को अपॉइंट किया गया है और इनका नाम है नील मोहन। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इससे पहले जो इसकी यूट्यूब की CEO थी, वो एक महिला थी और उनका नाम था सुजान वोजिकी। लेकिन अब सुजान वोजिकी की जगह पर यूट्यूब के नए CEO बन गए हैं भारतीय मूल के नील मोहन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे यूट्यूब की जो पेरेंट कंपनी है गूगल, उसके भी CEO भारत मूल के व्यक्ति हैं, यानी कि सुंदर पिचाई। और गूगल की जो पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट, उसके भी CEO सुंदर पिचाई ही है। भारतीय मूल के किस व्यक्ति को विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है? तो वर्ल्ड बैंक, जिसका मुख्यालय अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में है, तो वर्ल्ड बैंक के अभी तक जो अध्यक्ष हैं अभी के समय है, उनका नाम है डेविड मालपास। लेकिन इन्होंने अनाउंस किया है कि ये जून 2023 में अपना पद छोड़ देंगे। तो वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष अगले कौन होंगे, उसके लिए जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उन्होंने एक भारतीय मूल के व्यक्ति का नाम सजेस्ट किया है और वो व्यक्ति हैं अजय बंगा। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अभी ये अध्यक्ष बने नहीं है, बस इनको नामित किया गया है। हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना शुरू करने की अनाउंसमेंट की है? तो लाडली बहना योजना जो है, ये लाडली लक्ष्मी योजना के तर्ज पर लाई गई है और वो भी मध्य प्रदेश की ही योजना थी। तो मध्य प्रदेश की सरकार ने लाडली बहना योजना की शुरुआत की है। इस लाडली बहना योजना के अंतर्गत क्या होगा, जो राज्य की गरीब महिलाएं हैं उनको उनके खातों में पैसे दिए जाएंगे। इसमें ये रखा गया है कि 25 से लेकर के 60 साल की उम्र तक की जो महिलाएं हैं राज्य के अंदर, तो उनको 1,000 रुपये हर महीने दिए जाएंगे। जो गरीब महिला हैं उन्हीं को ये लाभ मिलेगा। तो एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ, लाडली बहना योजना जो है, ये मध्य प्रदेश राज्य ने वहाँ की महिलाओं के लिए शुरू किया है, गरीब महिलाओं के लिए। इसमें 25 से लेकर के 60 साल तक की जो महिलाएं हैं उनके खातों में हर महीने 1,000 रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे। 31वें नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले का गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री कौन सा देश था? तो नई दिल्ली के अंदर जो वर्ल्ड बुक फेयर लगता है, जहाँ पर दुनिया भर की जो किताबें हैं वो रखी जाती हैं, तो इस बार का जो वर्ल्ड बुक फेयर था वो 31वां संस्करण था, जो कि नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित किया गया था। इस बार के विश्व पुस्तक मेले में गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री था फ्रांस। तो यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए।
फ्रांस की राजधानी पेरिस है और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है इमैनुअल मैक्रोन। उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो पूरे उत्तर भारत का जो पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट बनेगा वो स्थापित किया जाएगा हरियाणा के गोरखपुर में। ये हाल ही में अनाउंसमेंट की गई है, तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। वैसे गोरखपुर नाम का शहर यूपी में भी है, लेकिन यहाँ पर उसकी बात नहीं हो रही है। हरियाणा के अंदर जो गोरखपुर शहर है, जो कि दिल्ली से लगभग 130 किलोमीटर की दूरी पर है, तो यहीं पर उत्तर भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा। तो याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। 25 फरवरी 2023 को नीति आयोग के नए सीईओ के रूप में किसने पदभार संभाल लिया है? तो नीति आयोग जो कि योजना आयोग के स्थान पर साल 2015 में बनाया गया था, इसमें आपको मैंने बताया है 3 इंपॉर्टेंट पद हैं जो कि आपको याद रखने हैं। एक तो अध्यक्ष का पद होता है, जो कि इस समय है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। फिर उपाध्यक्ष जो होता है वो अभी के समय है डॉक्टर सुमन बेरी, डॉक्टर सुमन बेरी। फिर तीसरे जो है वो सीईओ हैं। तो इस समय नीति आयोग के जो नए सीईओ बने हैं उनका नाम है BVR सुब्रमण्यम। ये है BVR सुब्रमण्यम। सो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इससे पहले जो थे परमेश्वरन अय्यर, उनको भी अब एक इम्पोर्टेंट प्लेस पर रखा गया है और वो जगह है वर्ल्ड बैंक में। तो वर्ल्ड बैंक में इनको कार्यकारी निदेशक बनाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि किस भारतीय को विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इससे पहले तक जो नीति आयोग के सीईओ थे परमेश्वरन अय्यर, उनको वर्ल्ड बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो गया ऑप्शन डी। जेनेवा स्थित अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में किसे चुना गया है? सो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसमें एक्सटर्नल ऑडिटर के रूप में एक भारतीय व्यक्ति को अपॉइंट किया गया है और वो है गिरीश चंद्र मुर्मू। तो गिरीश चंद्र मुर्मू जो कि भारत के इस समय कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं, इनको जेनेवा में जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है उसके बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। 36वां अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड शिल्प मेला 3 से लेकर के 19 फरवरी तक कौन से स्थान पर आयोजित किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड शिल्प मेला जो होता है, ये हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए हर साल एक ही जगह पर लगता है और वो है हरियाणा का फरीदाबाद शहर। हरियाणा के फरीदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड शिल्प मेला लगता है, जो कि इस बार 36वां संस्करण आयोजित किया गया है। इस बार के अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड शिल्प मेले के बारे में 2 महत्वपूर्ण बातें आपको याद रखनी है। एक तो इसका उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन किया है भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। दूसरा आपसे पूछ सकते हैं कि इसमें थीम राज्य कौन सा था? तो इस बार भारत के जो 8 पूर्वोत्तर राज्य हैं, 8 जो भारत के पूर्वोत्तर राज्य हैं जिनको पीएम नरेंद्र मोदी ने अष्टलक्ष्मी कहा है, तो उन 8 पूर्वोत्तर राज्यों को इस बार थीम राज्य बनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड शिल्प मेले में। बांग्लादेश के अगले राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो बांग्लादेश जो कि भारत का पड़ोसी देश है, यहाँ के अगले राष्ट्रपति होंगे मोहम्मद शहाबुद्दीन। मोहम्मद शहाबुद्दीन। अभी यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है अब्दुल हामिद, जो कि 25 अप्रैल को रिटायर होने वाले हैं। तो इनकी जगह पर बांग्लादेश के अगले राष्ट्रपति होंगे मोहम्मद शहाबुद्दीन। बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है शेख हसीना। प्रसिद्ध पार्श्व गायिका वाणी जयराम का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये किस राज्य से थी? तो वाणी जयराम, जिनको आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये साउथ इंडिया की काफ़ी फेमस प्लेबैक सिंगर थी और इन्होंने 10,000 से भी ज़्यादा गाने गाए थे। हाल ही में इनकी डेथ हो गई। आपको पता होगा इसी साल इनको देश का तीसरा जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है पद्म भूषण, वो दिए जाने की अनाउंसमेंट हुई थी। हालांकि अनाउंसमेंट के बाद फिर इनकी डेथ हो गई, तो इनको मरणोपरांतीय पुरस्कार अब दिया गया है। तो ये कौन से राज्य से थी? ये तमिलनाडु से थी। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। भारतीय अनुदान से निर्मित जाफना सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन 11 फरवरी को किस देश में किया गया है? तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आसान है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है जाफना और ये जो जगह है ये श्रीलंका में है। तो श्रीलंका में इंडिया की हेल्प से जाफना सांस्कृतिक केंद्र बनाया गया है, जिसका हाल ही में 11 फरवरी को उद्घाटन किया गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया श्रीलंका। फिलिप्स डोमेस्टिक अप्लायंसेज ने अपनी कंपनी का नाम बदलकर क्या करने की अनाउंसमेंट करी है?
फिलिप्स डोमेस्टिक अप्लायंसेस जो कंपनी है, ये घरेलू उपकरण बनाने वाली कंपनी है। आपने इसके बल्ब जरूर सुने होंगे, फिलिप्स के बल्ब आते हैं। तो फिलिप्स डोमेस्टिक अप्लायंसेस जो कंपनी है, अब उसने अपना नाम बदल कर लिया है वर्सोनी। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं फिलिप्स डोमेस्टिक अप्लायंसेस का नया नाम हो गया है वर्सोनी। फरवरी 2023 में दिल्ली का नया मेयर किसे चुना गया है? तो फरवरी महीने के अंदर दिल्ली के मेयर का चुनाव किया गया था, और यहाँ पर इस चुनाव के अंदर जो आम आदमी पार्टी की नेता थी शैली ओबराय, इन्होंने जीत हासिल की है। तो इस तरीके से दिल्ली की नई मेयर बन गई हैं शैली ओबराय। ये आम आदमी पार्टी से हैं, ये भी आपको याद रखना है, और इन्होंने भाजपा की रेखा गुप्ता को हरा करके ये चुनाव जीता था। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। मध्य प्रदेश की सरकार ने किस जिले के अंदर स्थित इस्लाम नगर गांव का नाम बदलकर जगदीशपुर कर दिया है? तो इस्लाम नगर जो गांव है, ये मध्य प्रदेश के कौन से जिले में पड़ता है, ये आपको बताना है, क्योंकि हाल ही में इसका नाम बदला गया है और अब इस्लाम नगर गांव जो है इसका नाम हो गया है जगदीशपुर। तो इस्लाम नगर गांव भोपाल में है, सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भोपाल में ही एक जगह है हबीबगंज। तो हबीबगंज का जो रेलवे स्टेशन था उसका नाम भी चेंज किया गया था, उसका नाम हो गया था रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। 1 फरवरी 2023 को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए केंद्रीय बजट किसने पेश किया है? तो 1 फरवरी 2023 को देश का केंद्रीय बजट पेश किया गया वित्त वर्ष 2023-24 के लिए, जो कि 1 अप्रैल 2023 से शुरू हुआ है। तो आप जानते हैं कि जो बजट होता है वो वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है, तो इसको इसका आंसर होगा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसको पेश किया है। अब इस बार के बजट से रिलेटेड वैसे तो मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन यहाँ पर हम लोग ओवरव्यू जरूर देख लेते हैं, क्योंकि मंथली वीडियो है तो यहाँ पर हम पूरे डिटेल में नहीं देख सकते हैं। तो केंद्रीय बजट 2023-24 जो पेश किया गया है 1 फरवरी 2023 को लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा पेश किया गया। इस बार का जो बजट था ये नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम पूर्णकालिक बजट है, क्योंकि इसके बाद 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, और उस बार यानी कि 2024 में जो बजट पेश होगा वो अंतरिम बजट पेश किया जाएगा, क्योंकि सरकार के कुछ ही मंथ बचे होंगे। फिर इसके अलावा जो बजट 2023-24 है ये अमृतकाल का पहला बजट है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं सरकार ने अगले 25 सालों को अमृतकाल बोला है, तो अमृतकाल का ये पहला बजट है। बजट 2023-24 में कुल प्राप्तियां 27.2 लाख करोड़ रुपए और कुल व्यय 45 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया है। यानी कि सरकार का अनुमान है कि जो मौजूदा वित्त वर्ष है 2023-24 उसमें सरकार को 27.2 लाख करोड़ रुपए प्राप्त होंगे अलग अलग सोर्सेज से, जबकि सरकार ने खर्च करने का टारगेट कितना रखा है 45 लाख करोड़ रुपए। तो ये दो बातें आपको याद रखनी यहाँ से। फिर इस बार राजकोषीय घाटे के बारे में क्या अनुमान है? राजकोषीय घाटा जो पिछला वित्त वर्ष बीता है उसमें 6.4% अनुमान लगाया गया है, और फिर इसको 2023-24 में कम करके 5.9% पर लाने का लक्ष्य रखा गया है। ये टारगेट है 2023-24 में भारत का जो राजकोषीय घाटा है उसको 5.9% तक लाना है। फिर भारत के जो अलग अलग मंत्रालय हैं उनमें सबसे ज़्यादा बजट आवंटन किया गया है रक्षा मंत्रालय को। डिफेंस सेक्टर के लिए इस बार 13% बढ़ा करके जो बजट है वो 5.9 लाख करोड़ रुपए रखा गया है। इसके अलावा नई कर व्यवस्था भी लाई गई है इस बार के बजट में, और नए टैक्स सिस्टम के अंतर्गत जो व्यक्ति 7 लाख रुपए सालाना कमाता है उसको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। अगर किसी व्यक्ति की इनकम 7 लाख रुपए तक है तो उसको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा नई कर व्यवस्था के अंतर्गत। तो ये तो हम लोगों ने इस बार के बजट का जस्ट ओवरव्यू लिया है। इसके अलावा जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो हम लोग सेपरेट वीडियो में देखेंगे, जहां पर मैं आपको केंद्रीय बजट 2023-24 से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा। तो अभी आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय गोल्फर ने द मैजिकल केन्या लेडीज ओपन 2023 का खिताब जीता है? तो द मैजिकल लेडीज केन्या ओपन जो है ये एक गोल्फ का टूर्नामेंट था, और इसमें भारत की मशहूर गोल्फर अदिति अशोक ने गोल्ड मेडल जीता है। सो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। भारत की मशहूर गोल्फ खिलाड़ी हैं अदिति अशोक, जिन्होंने पिछले टोक्यो ओलंपिक गेम्स में भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था, हालांकि ये मेडल नहीं जीत पाई थी। तो इन्होंने हाल ही में द मैजिकल केन्या लेडीज ओपन जो हुआ है उसमें गोल्ड मेडल जीता है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने वेटलैंड बचाओ अभियान का शुभारंभ किस राज्य के अंदर किया है? वेटलैंड बचाओ अभियान जो है ये जो आर्द्र भूमि है उनको बचाने के लिए एक अभियान शुरू किया गया है, और ये पूरे 1 साल तक चलेगा। तो गोवा से इसकी शुरुआत की गई है, सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वेटलैंड बचाओ अभियान जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो वेटलैंड्स होते हैं आर्द्र भूमि होती है उनके संरक्षण के ऊपर केंद्रित है।
अभी के समय भारत में कितने ऐसे वेटलैंड्स हैं जिनको रामसर स्थल का दर्जा मिला है? तो उनकी संख्या है 75। इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इक्वेटोरियल गिनी जो है ये अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है और यहाँ पर पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई हैं जिनका नाम है मैनुएला रोकाबोटे। मैनुएला रोकाबोटे ये इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं। नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के इतिहास में सर्वकालिक अग्रणी स्कोरर कौन बन गए हैं? तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन है ये दुनिया की सबसे फेमस बास्केटबॉल लीग होती है जो कि उत्तरी अमेरिका के अंदर खेली जाती है। तो आज तक इसमें सबसे ज़्यादा जो स्कोर करने वाले खिलाड़ी थे वो थे करीम अब्दुल जब्बार। करीम अब्दुल जब्बार, लेकिन अब इनका रिकॉर्ड जो है वो अमेरिका के ही एक अन्य खिलाड़ी ने तोड़ दिया है जिनका नाम है लेब्रॉन जेम्स। तो अब आपको क्या याद रखना है, लेब्रॉन जेम्स जो कि अमेरिका के एक बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं, ये नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के इतिहास में सर्वकालिक यानी कि ऑल टाइम सबसे ज़्यादा स्कोर करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। तो लेब्रॉन जेम्स इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। एशिया मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कौन सा पदक जीता है? तो एशिया लेवल पर जो मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप हुई है उसका हाल ही में आयोजन किया गया था दुबई में। यूएई के दुबई शहर में इसका आयोजन किया गया था और इसमें चाइना ने गोल्ड मेडल जीता है, साउथ कोरिया जो कंट्री है उसने सिल्वर मेडल जीता है और अपने इंडिया ने यहाँ पर कांस्य पदक जीता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि कांस्य पदक। फिर यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि इनमें से वो कौन सा देश है जो कि एएफसी एशियाई कप 2027 फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। तो एएफसी जो संस्था है इसका मतलब है एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन। तो एशिया में फुटबॉल के टूर्नामेंट्स आयोजित करने वाली संस्था है। तो इसके द्वारा जो एशिया लेवल पर फुटबॉल का सबसे बड़ा टूर्नामेंट होता है एशियाई कप 2027 में वो होगा सऊदी अरब के अंदर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि सऊदी अरब। आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीत लिया है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो महिलाओं का टी20 वर्ल्ड कप 2023 हाल ही में आयोजित हुआ है और ये कहाँ पर हुआ है? साउथ अफ्रीका के अंदर, दक्षिण अफ्रीका के अंदर महिला टी20 वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किया गया है और इसको जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। भारत की टीम भी थी लेकिन भारत सेमीफाइनल में हार गया था। तो क्योंकि ये काफ़ी बड़ा टूर्नामेंट था तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। सो यहाँ पर मैंने अलग से इसके बारे में जानकारी लिख दी है। जैसे कि ये इसका 8वां संस्करण था, साउथ अफ्रीका के अंदर इसका आयोजन किया गया था। कुल मिलाकर के 10 टीमों ने हिस्सा लिया था जिसमें भारत की भी टीम शामिल थी और 10 से लेकर के 26 फरवरी के बीच में इसका आयोजन किया गया। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि कहाँ पर हुआ है? साउथ अफ्रीका के अंदर। इसमें जो ऑस्ट्रेलिया है वो विजेता बना है, 6ठी बार इसने ये खिताब जीता है और साउथ अफ्रीका को इसने फाइनल में हराया है। फिर इसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज भी याद रख सकते हैं, जो एस्ले गार्डनर हैं ऑस्ट्रेलिया की, ये बनी थी प्लेयर ऑफ द सीरीज। आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल मुकाबले में किस टीम ने भारत को हराया था? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कुल 10 टीमें थी जिसमें भारत भी था, लेकिन भारत सेमीफाइनल में ही टूर्नामेंट से बाहर हो गया था और जिस कंट्री ने भारत को आउट किया था वो देश था ऑस्ट्रेलिया, जो कि इस बार की विजेता बनी है। उसी ने सेमीफाइनल में भारत को टूर्नामेंट से बाहर किया था। हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को यूनिसेफ इंडिया का राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया गया है? तो यूनिसेफ नाम की जो संस्था है ये बच्चों के कल्याण के लिए काम करती है। तो इसकी इंडिया में जो ब्रांच है उसने भारत के अंदर अपने मिशन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय राजदूत बनाया है एक्टर आयुष्मान खुराना को। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभिनेता आयुष्मान खुराना जो हैं वो यूनिसेफ इंडिया के नेशनल एम्बेसडर बन गए हैं। हाल ही में किस देश ने अमेरिका के साथ न्यू स्टार्ट संधि में भागीदारी को निलंबित करने का निर्णय लिया है? तो न्यू स्टार्ट ट्रीटी जो है ये एक सैन्य समझौता था अमेरिका और रूस के बीच में। तो अमेरिका और रसिया के बीच में ये समझौता था जो कि साल 2011 के अंदर साइन किया गया था, लेकिन हाल ही में रूस और यूक्रेन के बीच में तनाव के चलते रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने कहा है कि वो न्यू स्टार्ट संधि में भागीदारी को निलंबित कर देंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि रसिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया जो होता है
वो भारत के अंदर दवाइयों की गुणवत्ता सुनिश्चित करता है। ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। आपने सुना होगा कोविड-19 के टाइम पर जो वैक्सीन्स बनाई गई थी अलग अलग कंपनियों के द्वारा, उनको DCGI से अप्रूवल लेना पड़ता है, उसके बाद ही भारत में उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया बन गए हैं राजीव रघुवंशी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इससे पहले काफ़ी लंबे समय तक इस पद पर डॉक्टर VG सोमानी थे, लेकिन अब इनकी जगह पर राजीव रघुवंशी को अपॉइंट किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 फरवरी को भारत की 9वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को कौन से 2 शहरों के बीच में हरी झंडी दिखा करके रवाना किया है? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 फरवरी को मुंबई की यात्रा पर गए हुए थे और मुंबई के अंदर जो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस है, वहाँ से इन्होंने 2 अलग अलग शहरों के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को रवाना किया। तो इसमें से जो 9वीं वंदे भारत एक्सप्रेस भारत की है वो चलाई गई है मुंबई से लेकर के शोलापुर के बीच में, मुंबई से सोलापुर। और जो 10वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है वो भी यहीं से रवाना की गई है, यानी कि मुंबई से, और वो जाएगी शाहीनगर शिरडी तक। तो 2 ट्रेनें रवाना की गई हैं, एक तो 9वीं वंदे भारत ट्रेन जो कि मुंबई से सोलापुर तक चलती है, और 10वीं वंदे भारत ट्रेन जो कि मुंबई से शाहीनगर शिरडी तक जाती है। तो यहाँ पर 9वीं के बारे में पूछा गया है, सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि मुंबई से लेकर के सोलापुर। इसी तरीके से 10वीं वंदे भारत ट्रेन के बारे में भी पूछा जा सकता है, तो मैंने आपको बता दिया है, ये चलती है मुंबई से लेकर के शाहीनगर शिरडी के बीच में। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने जम्मू कश्मीर के अंदर किस मूल्यवान धातु के भंडार का पता लगाया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि लिथियम। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में लिथियम का भंडार पहली बार मिला है जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में। यहाँ पर बताया गया है कि रियासी जिले के अंदर, जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लिथियम के लगभग 5.9 मिलियन टन भंडार हो सकते हैं। और लिथियम जो है ये काफ़ी हल्की धातु है। आपको पता होगा जो पीरियडिक टेबल है उस पर तीसरे नंबर पर आता है, यानी कि इसका परमाणु क्रमांक 3 है। सबसे पहले आता है हाइड्रोजन, फिर हीलियम और तीसरे नंबर पर लिथियम। तो लिथियम काफ़ी हल्का होता है और लिथियम का इस्तेमाल आप जानते हैं लिथियम आयन बैटरी में भी होता है। किस झील को लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल डिक्लेयर किया गया है? तो लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ की एक झील है यायात्सो नाम की जो झील है, इसको यहाँ की पहली जैव विविधता विरासत स्थल डिक्लेयर किया गया है। इससे इसका संरक्षण बेहतर तरीके से हो पाएगा। तो यायात्सो झील जो है वो लद्दाख की पहली जैव विविधता विरासत स्थल बन गई है। लद्दाख की बात करें तो यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं वो हाल ही में बदल गए हैं और उनका नाम है BD मिश्रा। आपको पता होगा ये काफ़ी लंबे समय तक अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल थे, लेकिन हाल ही में कुछ राज्यों के राज्यपाल बदल गए हैं, जो कि आगे मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा अभी। तो लद्दाख के नए उपराज्यपाल बन गए हैं BD मिश्रा। माउंट एवरेस्ट की कितनी ऊंचाई पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया गया है? तो जैसा कि आप जानते हैं जो माउंट एवरेस्ट है ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई है 8,848.86 मीटर। 8,848.86 मीटर ये है टोटल ऊंचाई माउंट एवरेस्ट की। तो इसकी बिल्कुल शिखर से कुछ मीटर नीचे, यानी कि 8,810 मीटर की ऊंचाई पर एक मौसम स्टेशन स्थापित किया गया है, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 8,810 मीटर। इतनी हाइट पर पर्वतारोहियों और साइंटिस्ट की एक टीम ने ये मौसम स्टेशन स्थापित किया है। निम्न में से कौन से देश के अंदर 6 फरवरी को आए 7.8 तीव्रता वाले भूकंप के चलते 50,000 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है? तो ये इवेंट काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा था फरवरी महीने के अंदर, क्योंकि यहाँ पर जो भूकंप आया था उसमें लगभग 50,000 से भी ज़्यादा लोग मारे गए। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो भूकंप आया था ये तुर्की के 2 शहरों में आया था। एक तो जो सबसे शक्तिशाली भूकंप आया था सबसे पहले वो 7.8 मैग्नीट्यूड का था और वो आया था गाजियान्टेप शहर में। ये तुर्की का शहर है जो कि सीरिया के काफ़ी करीब पड़ता है, तो इसने सीरिया के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज किया। फिर इसके बाद 7.5 मैग्नीट्यूड का एक दूसरा शक्तिशाली भूकंप आया और ये आया था तुर्की के कारहानमास शहर में। तो इस तरीके से तुर्की के 2 शहरों में 2 शक्तिशाली भूकंप आए जिसमें 50,000 से भी ज़्यादा लोग मारे गए। इतना ही नहीं, जो पड़ोसी देश है सीरिया, यहाँ पर भी 7,000 लोगों की डेथ हो गई इन भूकंप के चलते। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? यहाँ पर आंसर होगा तुर्की। आपको यहाँ पर यह भी याद रखना है कि भारत ने राहत और बचाव दल भेजा था, जिस ऑपरेशन के जरिए भेजा था उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन दोस्त।
ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत ने यहाँ पर जो राहत और बचाव कार्य के लिए ऑपरेशन चलाया था उसका नाम था ऑपरेशन दोस्त। भारतीय मूल के किस व्यक्ति को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल्स का सीईओ नियुक्त किया गया है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल्स जो है ये ब्रिटेन के सबसे बड़े शैक्षणिक अस्पतालों में से एक है। तो यहाँ के नई सीईओ बनी है एक भारतीय मूल के व्यक्ति जिनका नाम है प्रोफेसर मेघना पंडित। प्रोफेसर मेघना पंडित। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि UIDAI ने कौन सा AI आधारित चैटबॉट लॉन्च किया है? तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो कि भारत में आधार कार्ड को मैनेज करता है, तो इसने आधार कार्ड से रिलेटेड क्वेरीज के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित चैटबॉट लॉन्च किया है जिसका नाम है आधार मित्र। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। आपको बता दूं कि कई सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड चैटबॉट लॉन्च किए गए हैं अलग अलग कंपनीज के द्वारा। उनमें से जो सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा था वो था ChatGPT। ChatGPT नाम का जो AI बेस्ड चैटबॉट है उसको बनाया था OpenAI नाम की संस्था ने। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब आगे देखते हैं। मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 किसने जीता है? मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 जो है ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और 2023 के अंदर ये दिया गया है डॉक्टर पैगी मोहन को। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। आप यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्टर पैगी मोहन जो है इनको जिस बुक के लिए दिया गया है उस बुक का नाम है वेंडरर्स किंग्स मर्चेंट्स। वेंडरर्स किंग्स मर्चेंट्स। 6 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन से स्थान पर एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री राष्ट्र को समर्पित की है? तो भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री स्थापित की गई है भारत के कर्नाटक में। और कर्नाटक में कहाँ पर? तुमकुरू के अंदर। कर्नाटक के अंदर तुमकुरू नाम की जो जगह है यहाँ पर एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री स्थापित की गई है, यानी कि यहाँ पर हेलीकॉप्टर्स का निर्माण किया जाएगा। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कौन सी कंपनी यहाँ पर हेलीकॉप्टर्स को बनाएगी, तो उसका नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI ने फरवरी 2023 में रेपो दर को 25 आधार अंकों से बढ़ा करके कितने % कर दिया है? तो भारत का जो सेंट्रल बैंक है वो हर 2 महीने में एक बार जो मौद्रिक दरें होती हैं उनको रिव्यू करता है और फिर जो भी चेंजेस होने होते हैं वो किए जाते हैं। तो रेपो रेट में फरवरी 2023 के अंदर बदलाव किया गया था, इसको 25 आधार अंकों से बढ़ाया गया था, यानी कि 0.25% की वृद्धि की गई थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि 6.5%। 6.5% वर्तमान रेपो रेट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फरवरी 2023 तक का ये डेटा है। इसके हिसाब से जो मौद्रिक दरें हैं वो आपके सामने हैं, जैसे कि रेपो रेट 6.5% है, रिवर्स रेपो रेट 3.35%। तो ऐसे ही आप इनको पढ़ सकते हैं। हालांकि इसमें चेंजेस होता रहता है, हर 2 महीने के बाद इसमें कुछ भी बदलाव हो सकता है। हाल ही में RBI ने वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने % रहने का अनुमान लगाया है? तो RBI का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की GDP ग्रोथ रेट हो सकती है 6.4%। और यही यहाँ पर भी लिखा हुआ था, आप देख सकते हैं RBI का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की GDP ग्रोथ रेट होगी 6.4%। हाल ही में 13वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया है। आपको बताना है कि कौन सी टीम ने इसको जीता है। तो भारत में सीनियर लेवल पर जो महिलाओं की राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप होती है उसका हाल ही में आयोजन किया गया है और इसको जीता है मध्य प्रदेश की टीम ने। 2023 में मध्य प्रदेश की हॉकी टीम ने इसको जीता है और इसने फाइनल में महाराष्ट्र को हराया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं विजेता टीम बनी है मध्य प्रदेश की टीम। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा शुरू की गई वैभव फेलोशिप योजना से किसे लाभ होगा? वैभव फेलोशिप योजना जो है इसको शुरू किया है भारत के साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर यानी कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस बार के राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर, जो कि हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो ये जो वैभव फेलोशिप योजना है इसका लाभ मिलेगा प्रवासी भारतीय छात्रों को जो कि विदेशों में पढ़ाई कर रहे हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो ये जो फेलोशिप है ये प्रवासी भारतीय छात्रों को मिलेगी। भारत के 80वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो शतरंज में जो ग्रैंड मास्टर का खिताब होता है ये आज तक भारत के 80 खिलाड़ियों को मिला है। जो 80वें खिलाड़ी बने हैं उनका नाम है विघ्नेश NR। विघ्नेश NR जो है इनके भाई जो हैं उनको भी ये मिल चुका है ये खिताब। जो इनके भाई हैं उनका नाम है विशाख NR। और इस तरीके से ये भारत के पहले भाई हैं जिनको ग्रैंड मास्टर का खिताब मिला है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं।
सैफ अंडर-20 महिला चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस टीम ने जीत लिया है? सैफ का मतलब होता है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। तो दक्षिण एशिया के लेवल पर ये महिलाओं की फुटबॉल चैंपियनशिप होती है। इसका हाल ही में आयोजन किया गया था बांग्लादेश के अंदर और बांग्लादेश ने ही इसको जीत लिया है। बांग्लादेश यहाँ पर विजेता रहा है, आप यहाँ पर इमेज में भी देख सकते हैं। 1 फरवरी 2023 से भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बन गए हैं? यहाँ पर उप प्रमुख पूछा गया है, यानी कि वाइस चीफ कौन बने हैं इंडियन एयरफोर्स के, ये आपको बताना है। तो एयर मार्शल AP सिंह जो हैं वो भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बन गए हैं। इसी के साथ मैं आपको दिखाता हूँ कि इस समय भारत की जो तीनों सेनाएं हैं उनके चीफ और वाइस चीफ कौन हैं, जिससे आपको इनको याद रखने में भी आसानी होगी एक साथ जब मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पर अपडेट भी हुआ है, जैसे कि तीनों सेनाओं के जो उप प्रमुख हैं वो हाल ही में बदले हैं, तो यहाँ से आप एक साथ इनको याद भी कर पाएंगे। तो सबसे पहली बात आपको याद रखनी है कि भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो होता है वो भारत की तीनों सेनाओं के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाता है, आपसी तालमेल बना रखता है। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं जनरल अनिल चौहान। फिर तीनों सेनाओं के जो प्रमुख हैं उनके नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं। आर्मी के प्रमुख हैं जनरल मनोज पांडे, नेवी के जो प्रमुख हैं उनका नाम है एडमिरल R हरि कुमार, और एयरफोर्स के चीफ हैं एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। तीनों सेनाओं के वाइस चीफ कौन है यहाँ पर लिखा हुआ है। आर्मी के जो वाइस चीफ हैं उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचिंदर कुमार, ये हाल ही में बने हैं। भारतीय नौसेना के उप प्रमुख बने हैं वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह, और एयरफोर्स के जो वाइस चीफ बने हैं वो मैंने अभी आपको बताया एयर मार्शल AP सिंह यानी कि अमरप्रीत सिंह। तो यहाँ से आप इनको एक साथ याद कर सकते हैं, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने पायलटों को बेस स्टेशन के साथ निर्बाध संचार प्रदान करने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म तैयार किया है? तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि पायलट्स जो होते हैं भारतीय वायुसेना के, उनको बेस स्टेशन के साथ में लगातार कम्युनिकेशन, उनका जो कम्युनिकेशन है बेस स्टेशन के साथ हमेशा बना रहे, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिसका नाम है वायु लिंक। और इस तरीके से अगर खराब मौसम भी हुआ तो उस वक्त भी जो पायलट्स हैं वो बेस स्टेशन से कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो इसका नाम क्या रखा गया है इस प्लेटफॉर्म का? इसको नाम दिया गया है वायु लिंक। हाल ही में लद्दाख की किस झील पर दुनिया की सबसे ऊंची फ्रोजन लेक मैराथन आयोजित की गई है? तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके लिए लद्दाख को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। दुनिया की सबसे ऊंची फ्रोजन लेक मैराथन आयोजित की गई है पैंगोंग त्सो झील पर। पैंगोंग त्सो झील जो है ये लद्दाख के अंदर है और काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर है। तो यहाँ पर बर्फ़ के ऊपर मैराथन का आयोजन किया गया था, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची फ्रोजन लेक मैराथन के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज किया गया है। तो यहाँ पर आंसर होगा पैंगोंग त्सो लेक। हाल ही में 22 फरवरी को सेबी ने किस स्टॉक एक्सचेंज को अपना सोशल स्टॉक एक्सचेंज लॉन्च करने की अंतिम मंजूरी दे दी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि जो NSE है ये है मुंबई के अंदर। तो अब इसको सेबी से फाइनल मंजूरी मिल गई है कि वो अपना खुद का सोशल स्टॉक एक्सचेंज लॉन्च कर सकता है। दक्षिण अफ्रीका से लाए गए 12 चीतों को 18 फरवरी 2023 को कौन से नेशनल पार्क के अंदर छोड़ा गया है? तो सबसे पहली बात आपको बता दूं कि भारत में सबसे पहली बार चीते लाए गए थे नामीबिया देश से। नामीबिया से टोटल 8 चीते लाए गए थे और उनको कहाँ पर रखा गया था? मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क के अंदर, क्योंकि ये जो जगह है ये भारत में चीतों के लिए सबसे उपयुक्त जगह है। तो नामीबिया से 8 चीते ला करके पहली बार मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में रखा गया था। और अब क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के साथ में भी ऐसा ही समझौता हुआ है और यहाँ से हर साल 12 चीते भारत में लाए जाएंगे, तो अभी यहाँ से 12 चीतों का जो पहला बैच लाया गया है उनको भी मध्य प्रदेश के इसी कूनो नेशनल पार्क में रखा गया है। तो इस तरीके से अब मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में 20 चीते हो चुके हैं। सो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, यानी कि कूनो नेशनल पार्क। भारतीय रेलवे ने हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज योजना के तहत कितनी हाइड्रोजन ट्रेनें चलाने की परिकल्पना की है? तो भारत में भी हाइड्रोजन ट्रेनें शुरू होने वाली हैं और उसके लिए भारतीय रेलवे ने जो प्लान बनाया है उसका नाम है हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज। इसके तहत शुरुआत में जो पहाड़ी इलाके हैं या फिर जो हेरिटेज रूट्स हैं उनके ऊपर हाइड्रोजन ट्रेनें चलाई जाएंगी। तो अभी 35 हाइड्रोजन ट्रेनें चलाने की परिकल्पना की गई है और सबसे पहले इसके प्रोटोटाइप का परीक्षण किया जाएगा और वो परीक्षण होगा हरियाणा के अंदर। वैसे अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे पहली बार दुनिया में हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ पर चली थी, तो वो देश था जर्मनी। जर्मनी दुनिया का पहला देश था जिसने हाइड्रोजन ट्रेन चलाई थी।
हाल ही में सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉल अवार्ड्स 2022 की अनाउंसमेंट की गई है, जिसमें फुटबॉल के अंदर जो उत्कृष्ट प्रदर्शन रहता है जिन खिलाड़ियों को, उनका सम्मानित किया जाता है। तो 2022 के सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉल खिलाड़ी कौन बने हैं, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि लियोनेल मेसी। आप जानते हैं कि 2022 में जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था उसको अर्जेंटीना ने जीता था और अर्जेंटीना के कप्तान थे लियोनेल मेसी। तो लियोनेल मेसी साल के सबसे बेस्ट प्लेयर रहे। इसी तरीके से महिलाओं में अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बेस्ट महिला फुटबॉल खिलाड़ी का अवार्ड किसको दिया गया है, तो वो है एलेक्सिया पुटेलस। एलेक्सिया पुटेलस कहाँ की हैं? ये स्पेन की फुटबॉल खिलाड़ी हैं। महान फिल्म निर्माता के विश्वनाथ का निधन हो गया है। इन्हें कौन से साल में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? के विश्वनाथ भारत के मशहूर फिल्म मेकर थे और इनकी हाल ही में डेथ हो गई है। तो इनको देश का जो सबसे बड़ा फिल्म जगत का पुरस्कार होता है, यानी कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ये इनको साल 2016 के अंदर दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको बताना है कि मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी किए गए ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग के अनुसार दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता कौन है? तो मॉर्निंग कंसल्ट के द्वारा जो ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग जारी की गई है उसमें सबसे ज़्यादा रेटिंग मिली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो इस तरीके से नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे मोस्ट पॉपुलर लीडर हैं। राजा राम मोहन राय पुरस्कार 2023 से किसको सम्मानित किया गया है? राजा राम मोहन राय अवार्ड जो है ये पत्रकारिता में दिया जाता है। तो उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए 2023 में ये पुरस्कार दिया गया है A.B.K. प्रसाद को, जो कि भारत के एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। तो इनको दिया गया है 2023 का राजा राम मोहन राय अवार्ड। शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित शिव सृष्टि थीम पार्क के प्रथम चरण का लोकार्पण कहाँ पर किया गया है? तो छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन के ऊपर जो शिव सृष्टि थीम पार्क बनाया गया है ये पुणे के अंदर बनाया गया है, महाराष्ट्र के पुणे में। और अभी इसके प्रथम चरण का लोकार्पण किया है भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने। ये क्वेश्चन अंतरिक्ष जगत से है और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको बताना है कि 10 फरवरी 2023 को इसरो ने SSLV D2 रॉकेट के माध्यम से किस उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? यहाँ पर SSLV का मतलब है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यानी कि छोटे उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए इसरो ने जो नया रॉकेट बनाया है उसको नाम दिया गया है SSLV। तो इससे छोटे सैटेलाइट्स को आसानी से और कम लागत पर अंतरिक्ष में छोड़ा जा सकता है। तो हाल ही में इसके जो सेकेंड फ्लाइट रवाना हुई है उसमें 3 सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में पहुंचाया गया। एक तो है EOS-07 जो कि इसमें मेन सैटेलाइट था, फिर दूसरा है जनुष 1 और तीसरा है आज़ादी सैट 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सभी। इसमें EOS-07 जो है ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है और ये भारत का सैटेलाइट है। फिर दूसरा जनुष 1 ये अमेरिका का सैटेलाइट था जिसको भारत ने लॉन्च किया है। और तीसरा है आज़ादी सैट 2। ये जो सैटेलाइट है ये भी भारत का सैटेलाइट है और इसको भारत के अंदर एक संस्था है स्पेस किड्स इंडिया। स्पेस किड्स इंडिया के देख रेख में भारत की 750 स्कूली छात्राओं ने इसको तैयार किया है। स्पेस किड्स इंडिया के देख रेख में भारत की 750 छात्राओं ने इसको तैयार किया है। जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है उसी के अंतर्गत इस सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं SSLV D2 मिशन के बारे में, जिसको हाल ही में इसरो ने लॉन्च किया है। तो इसमें मैंने आपको बता दिया है कि 3 सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं, इन सभी के नाम आपको याद रखने हैं। और यहाँ पर आप इसको रॉकेट पर देख भी सकते हैं कि किस तरीके से इनको रॉकेट में रखा गया था। यह है आज़ादी सैट 2, EOS-07 जो कि इसमें मेन सैटेलाइट था, और तीसरा था जनुष 1 जो कि अमेरिका का सैटेलाइट था। तो ये मिशन पूरी तरीके से सफल रहा है। अब आगे देखते हैं। 15 फरवरी 2023 को सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने ITBP की कितनी नई बटालियन बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? ITBP के जो जवान होते हैं उनको चाइना बॉर्डर पर तैनात किया जाता है, यानी कि जो ITBP है वो चाइना बॉर्डर पर भारत की रक्षा करते हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं कि 2020 के बाद से ही भारत और चीन के बीच में जो तनाव है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो ITBP की 7 नई बटालियन बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है, यानी कि ITBP का विस्तार किया जाएगा और लगभग 9400 कर्मियों की भर्ती की जाएगी, जिनको फिर चाइना बॉर्डर पर तैनात किया जाएगा। तो 7 नई बटालियन बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में चौथा आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन कौन से शहर में आयोजित किया गया है? तो आसियान और इंडिया के बीच में जो युवा शिखर सम्मेलन होता है उसका चौथा संस्करण इस बार हुआ है हैदराबाद के अंदर। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।
वैसे तो भारत आसियान का मेंबर नहीं है, फुल मेंबर नहीं है, लेकिन भारत आसियान का एक डायलॉग पार्टनर जरूर है। तो उसी के चलते भारत और आसियान के बीच में ये युवा शिखर सम्मेलन हाल ही में हुआ है, चौथी बार। तो इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? हैदराबाद में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बनाई गई बीबीसी की उस विवादास्पद डॉक्यूमेंट्री का नाम आपको बताना है जो हाल ही में खबरों में रही। तो पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर बीबीसी ने जो कंट्रोवर्शियल डॉक्यूमेंट्री बनाई थी उसका नाम था इंडिया द मोदी क्वेश्चन, जो कि बैन भी कर दी गई थी बीबीसी के यूट्यूब चैनल पर। 17 फरवरी 2023 को पहली बार आधिकारिक मॉडल G20 बैठक कौन से स्थान पर आयोजित की गई है? तो जिस तरीके से G20 के लीडर्स की मीटिंग होती है तो उसी तरीके से G20 की मॉडल बैठक हुई है, यानी कि G20 कंट्रीज़ जो हैं वहाँ के छात्रों ने इसके अंदर हिस्सा लिया। और उसी तरीके से जिस तरीके से G20 की फॉर्मल मीटिंग होती है वैसे ही यहाँ पर स्कूली छात्रों की मीटिंग आयोजित की गई। तो मॉडल G20 बैठक भारत की मेज़बानी में पहली बार हुई है और इसका आयोजन किया गया था नई दिल्ली के अंदर। नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खेलो इंडिया युवा खेल का 5वां संस्करण 31 जनवरी से लेकर के 11 फरवरी के बीच में कौन से स्थान पर किया गया है? तो जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स होता है उसका हाल ही में 5वां संस्करण आयोजित किया गया है जनवरी और फरवरी के बीच में। और याद रखिएगा ये 2022 का एडिशन है, 2022 का अभी हुआ है, फिर इसके बाद 2023 का होगा। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो 5वां संस्करण हुआ है ये मध्य प्रदेश की मेज़बानी में हुआ है। मध्य प्रदेश ने इसकी मेज़बानी की है। तो मध्य प्रदेश के 8 शहरों में इसका आयोजन किया गया था। इसके अलावा दिल्ली के अंदर भी इसके कुछ इवेंट हुए थे, यानी कि देखा जाए तो टोटल ये 9 शहरों में हुआ है, मध्य प्रदेश के 8 शहरों में और दिल्ली में। ये क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड है। यहाँ पर आपको बताना है कि 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? क्योंकि इस बार के खेलो इंडिया यूथ गेम्स अब समाप्त हो चुके हैं, तो मेडल टैली में कौन से राज्य ने टॉप किया है ये यहाँ पर पूछा गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो महाराष्ट्र राज्य है उसने नंबर 1 स्थान हासिल किया है, क्योंकि महाराष्ट्र के खिलाड़ियों ने 56 स्वर्ण पदक, 55 रजत पदक और 50 कांस्य पदक के साथ टोटल 161 मेडल जीते हैं। महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पर आया यहाँ पर हरियाणा और तीसरे नंबर पर रहा मेज़बान मध्य प्रदेश। तो टॉप 3 के नाम आपको याद रखने हैं, महाराष्ट्र नंबर 1, फिर उसके बाद हरियाणा और तीसरे नंबर पर MP। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, महाराष्ट्र। यहाँ पर आपको एक बात ये भी याद रखनी है कि इसका शुभंकर क्या था। तो यानी कि शुभंकर जो था मैस्कट, उसका नाम था आशा और मोगली। हाल ही में प्रसिद्ध फुटबॉलर क्रिस्टियन अत्सु का निधन हो गया है। ये किस देश से थे? तो क्रिस्टियन अत्सु जो हैं ये घाना के फुटबॉलर थे। घाना अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है और यहाँ के एक फेमस फुटबॉलर थे क्रिस्टियन अत्सु, लेकिन हाल ही में इनकी डेथ हो गई है। एक्चुअल में ये एक टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए तुर्की गए हुए थे और तुर्की में वहाँ पर भूकंप आया था और उसी भूकंप में इनकी डेथ हो गई। बाद में इनके घर पर इनको पाया गया, इनका जो डेड बॉडी है वहाँ पर पाई गई। तो घाना के थे, ये आपको याद रखना है, क्रिस्टियन अत्सु। हाल ही में किस राज्य के अंदर पहला सुंदरबन पक्षी महोत्सव आयोजित किया गया है? तो सुंदरबन बर्ड फेस्टिवल पहली बार आयोजित किया गया है पश्चिम बंगाल के अंदर, क्योंकि पश्चिम बंगाल के अंदर ही सुंदरबन है और वहाँ पर बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। हाल ही में किस भारतीय एयरलाइंस ने 470 जेट विमान खरीदने के लिए एयरबस और बोइंग के साथ में सौदा किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, यानी कि एयर इंडिया। एयर इंडिया पहले एक सरकारी एयरलाइंस कंपनी थी, फिर इसको टाटा सन्स ने खरीद लिया 18,000 करोड़ रुपए में। तो आज के समय ये एक प्राइवेट कंपनी है और एयर इंडिया ने अब क्या किया है, अपने बेड़े का विस्तार करने के लिए 470 जेट विमान खरीदने का एक सौदा किया है। टोटल 470 जेट विमान खरीदे जाएंगे और ये 2 कंपनियां हैं जिनसे ये खरीदेगी, एक तो एयरबस और दूसरी बोइंग। एयरबस फ्रांस की कंपनी है और इससे 250 एयरक्राफ्ट खरीदे जाएंगे और जो बोइंग कंपनी है ये अमेरिका की कंपनी है और इससे टोटल 220 एयरक्राफ्ट खरीदे जाएंगे एयर इंडिया के द्वारा। तो इस तरीके से एयर इंडिया जो है वो खुद को अपग्रेड करेगी और 470 जेट विमान अपने बेड़े में शामिल करेगी। निम्न में से कौन से देश के ओडिशा का ऐतिहासिक केंद्र यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो ओडिशा जो जगह है ये है यूक्रेन के अंदर। यूक्रेन का एक ऐतिहासिक पोर्ट सिटी है और यहाँ का जो ऐतिहासिक सेंटर है उसको हाल ही में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल किया है।
एक्चुअल में यूनेस्को ने इसको 2 लिस्ट में शामिल किया है। एक तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की जो लिस्ट होती है उसमें, जिसमें अब तक 1157 साइट्स को रखा गया है पूरी दुनिया से। ऐसे ही एक लिस्ट होती है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन डेंजर। दुनिया भर में ऐसी साइट्स जो कि खतरे में हैं, जो कि आगे चलकर विलुप्त हो सकती हैं, उनको इस कैटेगरी में रखा जाता है। उनको इस तरीके से वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का दर्जा दिया जाता है। तो यहाँ पर आप जो देख सकते हैं इस मैप के अंदर रेड कलर में हैं, ये सभी वो साइट्स हैं जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन डेंजर की लिस्ट में हैं, और इसमें टोटल 55 साइट्स हैं। तो अभी इसी के अंदर यूनेस्को ने यूक्रेन का जो हिस्टोरिक सेंटर ऑफ ओडेसा है यूक्रेन में, उसको शामिल किया है। यहाँ पर आप इसके लोकेशन भी देख सकते हैं। ये है ब्लैक सी यानी कि काला सागर, और इसके पश्चिमी तट पर यहाँ पर है यूक्रेन का फेमस पोर्ट सिटी ओडेसा। तो यहाँ का जो हिस्टोरिक सेंटर ऑफ ओडेसा है उसको अब शामिल किया गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन डेंजर की लिस्ट में, क्योंकि रसिया और यूक्रेन के युद्ध के चलते इसकी सुरक्षा को खतरा था। तो इसी कारण हाल ही में इसको इस लिस्ट के अंदर शामिल किया गया है। मुंबई के चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर क्या रखा गया है? तो मुंबई शहर का जो चर्च गेट रेलवे स्टेशन है उसका नाम एक पूर्व आरबीआई गवर्नर के नाम पर रखा जाएगा, सी.डी. देशमुख के नाम पर। तो सी.डी. देशमुख जो कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर रहे हैं, इनके नाम पर मुंबई के चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम रखा जाएगा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने इनमें से किस शहर को राज्य की नई राजधानी बनाने की अनाउंसमेंट की है? तो यहाँ पर आपके सामने आंध्र प्रदेश के 4 शहरों के नाम लिखे हैं। आपको बताना है कि आंध्र प्रदेश की नई राजधानी कौन से शहर को बनाया जाएगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विशाखापत्तनम। तो आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है वो विशाखापत्तनम में शिफ्ट की जाएगी, ऐसा बोला है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने। अभी के समय आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है उसका नाम है अमरावती, लेकिन आगे चलकर इसको विशाखापत्तनम में शिफ्ट किया जाएगा। बतौर कप्तान क्रिकेट के सभी प्रारूपों में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो एक कप्तान के रूप में क्रिकेट के हर एक फॉर्मेट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कप्तान बने हैं रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ने टेस्ट में भी, इसके अलावा T20 में भी और ODI में भी बतौर कैप्टन शतक पूरे किए हैं, और ऐसा करने वाले ये पहले भारतीय कप्तान बन गए हैं। लद्दाख के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो लद्दाख जो कि भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ के नए उपराज्यपाल बन गए हैं ब्रिगेडियर BD मिश्रा। तो रिटायर्ड ब्रिगेडियर BD मिश्रा जो है ये इससे पहले तक अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल थे, लेकिन अब इनको लद्दाख का नया उपराज्यपाल बना दिया गया है, यानी कि इनको लद्दाख में शिफ्ट किया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 13 राज्यों या फिर केंद्र शासित प्रदेशों के नए राज्यपाल या फिर उपराज्यपाल हाल ही में बदल गए हैं, और उन सभी को मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो इनको आपको ध्यान रखना है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और बार बार से आप इसको रिवाइज करेंगे तो ही आपको ये याद रहेगा। जैसे कि अरुणाचल प्रदेश जो है, अरुणाचल प्रदेश के जो राज्यपाल थे यानी कि BD मिश्रा, उनको तो लद्दाख में भेज दिया गया है। तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर नए व्यक्ति को अपॉइंट किया गया है और उनका नाम है कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक। फिर सिक्किम जो राज्य है, सिक्किम के नए राज्यपाल बन गए हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। झारखंड राज्य के नए राज्यपाल बने हैं CP राधाकृष्णन। हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल हैं शिव प्रताप शुक्ल। असम भारत का जो पूर्वोत्तर राज्य है, यहाँ के नए राज्यपाल बने हैं गुलाब चंद कटारिया। आंध्र प्रदेश राज्य के नए राज्यपाल बने हैं S अब्दुल नज़ीर। तो ये तो नए पर्सन्स हैं जिनको अपॉइंट किया गया है, और इससे जो नीचे हैं ये सभी वो हैं जिन्हें किसी न किसी अन्य राज्य में शिफ्ट किया गया है। पहले ये किसी राज्य के राज्यपाल थे, अब उनको दूसरे राज्य में शिफ्ट किया गया है। जैसे विश्वभूषण हरिचंदन, ये आंध्र प्रदेश के राज्यपाल थे, लेकिन अब इनको छत्तीसगढ़ में शिफ्ट कर दिया गया है। अनुसुईया उइके जो कि छत्तीसगढ़ की राज्यपाल थी, अब उनको मणिपुर का राज्यपाल बना दिया गया है। फिर ला गणेशन जो कि मणिपुर में थे, अब उनको नागालैंड का राज्यपाल बना दिया गया है। फागू चौहान जो कि बिहार में थे, अब उनको मेघालय में भेज दिया गया है। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जो कि हिमाचल प्रदेश में थे, अब इनको बिहार का राज्यपाल बनाया गया है। रमेश बैस, अब इनको महाराष्ट्र राज्य का नया राज्यपाल बनाया गया है, पहले झारखंड में थे। BD मिश्रा जो कि अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल थे, अब उनको लद्दाख का नया उपराज्यपाल बना दिया गया है। तो इस तरीके से आपको इन्हें याद रखना है, और इनमें से कुछ भी आ सकता है आपके एग्जाम में। 430 करोड़ रुपए की लागत से भारत का पहला अपशिष्ट से हाइड्रोजन संयंत्र कौन से शहर में स्थापित किया जाएगा?
तो अपशिष्ट से हाइड्रोजन बनाने वाला संयंत्र जो है, यानी कि वेस्ट से हाइड्रोजन का उत्पादन इस प्लांट के जरिए किया जाएगा और ये बनेगा पुणे में। तो पुणे के अंदर इसको स्थापित किया जाएगा और इसकी एक दिन की क्षमता इतनी होगी कि ये 350 टन कचरे को एक दिन में ट्रीट करेगा और उससे 10 टन हाइड्रोजन का निर्माण करेगा। 10 टन हाइड्रोजन यहाँ पर डे बनाई जा सकती है। यूपीआई लाइट सुविधा शुरू करने वाला पहला भुगतान बैंक कौन सा बन गया है? यूपीआई लाइट सर्विस को शुरू करने वाला पहला भुगतान बैंक है पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड, क्योंकि पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने अपनी ऐप के ऊपर यूपीआई लाइट सर्विस को शुरू किया है और इस सर्विस का इस्तेमाल करके लोग जो छोटे ट्रांजैक्शंस हैं उसको बिना यूपीआई पिन डाले ही कर सकते हैं। इसमें फीचर ये है कि अगर आप 200 रुपये तक का पेमेंट करते हैं यूपीआई लाइट के थ्रू तो उसमें आपको यूपीआई पिन नहीं डालना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर भारत में जो ट्रांजैक्शन हैं वो छोटे ही होते हैं, छोटे वैल्यूज़ के होते हैं। तो इस कारण से ये यूपीआई लाइट नाम का फीचर लॉन्च किया गया है जिसमें यूपीआई पिन डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर क्या रखने की मंजूरी दे दी है? तो हाल ही में केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के 2 शहरों का नाम बदलने की मंजूरी दी है। एक तो है औरंगाबाद शहर। औरंगाबाद शहर का नाम हो गया है छत्रपति संभाजी नगर और दूसरा शहर है उस्मानाबाद। उस्मानाबाद शहर का नाम हो जाएगा धाराशिव। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। तो दोनों का नाम याद रखिएगा, औरंगाबाद शहर का नाम छत्रपति शिवाजी नगर और उस्मानाबाद शहर का नाम धाराशिव। 21 फरवरी को भारत और किस देश के बीच रियल टाइम पेमेंट लिंकेज की शुरुआत की गई है? तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा वो देश है जिसके साथ में भारत ने हाल ही में रियल टाइम पेमेंट लिंकेज की शुरुआत की है, यानी कि दोनों कंट्रीज़ का जो पेमेंट सिस्टम है उसको आपस में लिंक किया गया है ताकि इस कंट्री को लोग उस कंट्री में आसानी से रियल टाइम में पैसे भेज सकते हैं। तो ये देश है सिंगापुर के साथ में भारत ने इस तरीके की सुविधा शुरू की है। जिस तरीके से भारत में यूपीआई है उसी तरीके से सिंगापुर के अंदर है पे नाउ। तो इन दोनों को आपस में लिंक कर दिया गया है जिससे भारत के जो नागरिक हैं वो सिंगापुर में रहे किसी भी नागरिक को आसानी से पैसे भेज सकते हैं इंस्टेंटली, और इसी तरीके से सिंगापुर के लोग भी भारत में पैसे भेज सकते हैं। तो इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसी तरीके से जो सिंगापुर के प्रधानमंत्री हैं दोनों लोगों की उपस्थिति में ये किया गया है इसका शुभारंभ। तो रियल टाइम पेमेंट लिंकेज की शुरुआत की है भारत ने सिंगापुर के साथ में सबसे पहली बार। 24 से लेकर के 26 फरवरी तक बायो एशिया 2023 का आयोजन कौन से शहर के अंदर किया गया है? तो बायो एशिया 2023 जो है इसका आयोजन किया गया है हैदराबाद शहर में। 20वां संस्करण इस बार हुआ है बायो एशिया का। यहाँ पर आप देख सकते हैं 20 ईयर्स लिखा हुआ है और इसकी थीम रखी गई थी एडवांसिंग फॉर वन, शेपिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमनाइज्ड हेल्थ केयर। मिस्र में आयोजित किए गए ISSF वर्ल्ड कप 2023 में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो हाल ही में निशानेबाजी का वर्ल्ड कप आयोजित किया गया था मिस्र की राजधानी कायरो में और इसके अंतर्गत पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है भारत के रुद्राक्ष पाटिल ने। सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर आप इस टूर्नामेंट के बारे में देख सकते हैं। मिस्र की राजधानी कायरो में 17 से लेकर के 24 फरवरी तक निशानेबाजी का विश्व कप आयोजित किया गया था और इसमें पदक तालिका में भारत ही नंबर 1 पर था, क्योंकि भारत ने सबसे ज़्यादा 4 स्वर्ण पदक जीते थे। और ये चार गोल्ड मेडल कैसे भारत को मिले हैं वो यहाँ पर लिखे हैं, जैसे कि 2 तो इंडिविजुअल इवेंट में जीता गया था। एक तो ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने जीता था 50 मीटर के अंदर और रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल ने 10 मीटर एयर राइफल में। बाकी जो 2 गोल्ड हैं ये भारत को टीम इवेंट के अंदर मिले हैं। इंडोनेशिया में डॉक करने वाली पहली भारतीय पनडुब्बी कौन सी बन गई है? तो इंडोनेशिया में एक बंदरगाह के ऊपर हाल ही में एक भारतीय पनडुब्बी पहुंची थी जिसका नाम था INS सिंधु केसरी और इस तरीके से इंडोनेशिया में डॉक करने वाली ये भारत की पहली पनडुब्बी है। महिला प्रीमियर लीग 2023 के लिए शीर्षक प्रायोजक किसे चुना गया है? तो सबसे पहले आपको बता दूं जिस तरीके से IPL होता है पुरुषों के लिए, उसी तरीके से महिलाओं के लिए WPL यानी कि वुमेन्स प्रीमियर लीग की शुरुआत की गई है जो कि एक क्रिकेट टूर्नामेंट है। तो महिला प्रीमियर लीग का पहला संस्करण 2023 में हुआ है और इसमें टाइटल स्पॉन्सर बना था टाटा ग्रुप। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। तो IPL का भी स्पॉन्सर टाटा ग्रुप है, टाइटल स्पॉन्सर की यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं, और WPL का भी टाइटल स्पॉन्सर जो है वो टाटा ग्रुप ही है, आप यहाँ पर देख सकते हैं।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 22वें विधि आयोग की अवधि को कितने समय तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है? तो विधि आयोग जो है यानी कि लॉ कमीशन, इसको सरकार के द्वारा समय समय पर गठित किया जाता है। अभी के समय 22वां विधि आयोग चल रहा है जो कि फरवरी महीने में समाप्त होने वाला था, लेकिन उसको बढ़ा करके 31 अगस्त 2024 तक कर दिया गया है। तो अभी 22वां विधि आयोग का जो कार्यकाल है वो 31 अगस्त 2024 तक चलेगा। भारत ने भूकंप से प्रभावित तुर्की और सीरिया की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो इस क्वेश्चन का आप आंसर बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। तुर्की और सीरिया जो कि भूकंप से प्रभावित हुए थे इस महीने फरवरी महीने में, तो उनकी हेल्प के लिए भारत सरकार ने जो ऑपरेशन चलाया था उसका नाम था ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन दोस्त। इसमें जो ऑप्शन ए में लिखा है ऑपरेशन गंगा, ये जो ऑपरेशन है ये तब चलाया गया था जब रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया था और यूक्रेन में भारत के जो छात्र हैं वो फंस गए थे, तो उनको बाहर निकालने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा की शुरुआत की थी। हाल ही में भारत ने पहली बार महिला बचाव कर्मियों को कौन से ऑपरेशन के तहत किसी विदेशी देश में भेजा था? तो महिला बचाव कर्मियों को भारत सरकार ने पहली बार किसी ऑपरेशन के अंदर विदेश में भेजा था, और वो अभी जो मिशन बताया मैंने आपको ऑपरेशन दोस्त, जो कि तुर्की में आयोजित किया गया था, वहाँ पर भूकंप से प्रभावित राहत और बचाव कार्य करने के लिए, तो उसमें एनडीआरएफ की जो टीम गई थी उसमें 5 महिला कर्मी भी शामिल थी। तो इस तरीके से भारत ने पहली बार महिला बचाव कर्मियों को किसी ऑपरेशन में विदेशी देश के अंदर भेजा था। देन इसके बाद आपको बताना है कि पर्यटन मंत्रालय ने रियल स्पोर्ट्स इंडिया के साथ मिलकर किस स्थान पर पहली स्नो मैराथन का आयोजन किया है? तो भारत के पर्यटन मंत्रालय ने पहली बार हिम मैराथन का आयोजन किया है और ये आयोजित किया गया था भद्रवाह जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के अंदर एक जगह है भद्रवाह, और यहीं पर पहली स्नो मैराथन का आयोजन किया गया है। 20 से लेकर के 26 फरवरी तक 49वां खजुराहो नृत्य महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया? तो खजुराहो नृत्य महोत्सव जो होता है ये इसके आप नाम से ही समझ सकते हैं, ये खजुराहो में होता है जो कि मध्य प्रदेश में है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। मध्य प्रदेश में 49वां खजुराहो नृत्य महोत्सव हाल ही में आयोजित किया गया। हाल ही में किस भारतीय संगीतकार ने अपना तीसरा ग्रैमी पुरस्कार जीता है? तो भारत के मशहूर म्यूजिशियन रिक्की केज ने तीसरा ग्रैमी अवार्ड जीता है। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो ग्रैमी पुरस्कार होता है ये संगीत के क्षेत्र में यानी कि म्यूजिक की फील्ड में दिया जाता है, और इसको म्यूजिक की फील्ड का दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। अब इसी के साथ हम लोग यहाँ पर देखेंगे 65वें ग्रैमी अवार्ड के बारे में। तो 2023 में जो ग्रैमी अवार्ड्स दिए गए हैं ये इसका 65वां संस्करण था, और इसका जो समारोह था वो आयोजित किया गया था अमेरिका के लॉस एंजल्स में। इसमें अलग अलग कैटेगरी में अवार्ड दिए जाते हैं, जैसे कि सॉन्ग ऑफ द ईयर, साल का सबसे बेस्ट सॉन्ग कौन सा था? तो वो था जस्ट लाइक दैट। फिर रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, साल का सबसे बेस्ट रिकॉर्ड था अबाउट डैम्ड टाइम। फिर इसी तरीके से एल्बम ऑफ द ईयर, साल का सबसे बेस्ट एल्बम रहा हैरीज हाउस। तो ये तो मेन अवार्ड्स हैं इस ग्रैमी अवार्ड्स के। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि बेस्ट इमर्सिव ऑडियो एल्बम कैटेगरी का अवार्ड जीता है डिवाइन टाइड्स नाम के एल्बम ने, और इसको 3 लोगों ने संयुक्त रूप से अवार्ड जीता है। एक तो स्टीवर्ट कोपलैंड, भारत के रिक्की केज, और तीसरे हैं हर्बर्ट वाल्टल। और इस तरीके से भारतीय म्यूजिशियन रिक्की केज जो हैं इन्होंने अपना तीसरा ग्रैमी अवार्ड जीता है। फरवरी 2023 में किस देश ने चक्रवाती तूफान गैब्रियल के चलते राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया था? तो गैब्रियल नाम का जो चक्रवात है ये आया था न्यूजीलैंड कंट्री के अंदर, और इसके चलते यहाँ पर राष्ट्रीय आपातकाल भी डिक्लेयर किया गया था। 11 से लेकर के 14 फरवरी तक दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस 2023 का आयोजन कौन से शहर में किया गया है? तो भारतीय चावल कांग्रेस यानी कि इंडियन राइस कांग्रेस का दूसरा संस्करण हाल ही में आयोजित किया गया था ओडिशा के कटक शहर में। और इसको याद रखना भी काफ़ी आसान है, क्योंकि आप जानते हैं भारत में भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है वो भी कटक ओडिशा के अंदर है, तो वहीं पर इसका आयोजन किया गया था, और भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसका उद्घाटन किया था। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ ने भारतीय मुक्केबाजी टीम का नया विदेशी कोच किसे नियुक्त किया है? तो भारत की जो मुक्केबाजी टीम है, चाहे वो पुरुषों की टीम हो या फिर महिलाओं की टीम, दोनों टीमों के लिए विदेशी कोच के रूप में अपॉइंट किया गया है दिमित्री दिमित्रोव को। दिमित्री दिमित्रोव जो हैं ये हैं आयरलैंड कंट्री से,
और अब ये भारत की जो पुरुष और महिला मुक्केबाजी टीम है उसके विदेशी कोच होंगे। 11 फरवरी 2023 को भारत में पहली बार किस शहर के अंदर फार्मूला ई रेस चैंपियनशिप का आयोजन किया गया? जो फार्मूला ई रेस होती है ये इलेक्ट्रिक कारों की रेस होती है और ये रेस भारत में पहली बार हुई है। जिस शहर के अंदर हुई उसका नाम है हैदराबाद। तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में भारत के अंदर पहली बार फार्मूला ई चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था और इस रेस का उद्घाटन किया था भारत के जो खेल और युवा मामलों के मंत्री हैं यानी कि अनुराग सिंह ठाकुर ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन से स्थान पर भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 का उद्घाटन किया है? तो इंडिया एनर्जी वीक 2023 का हाल ही में आयोजन किया गया था कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के अंदर और इसका उद्घाटन किया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। सो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि बेंगलुरु। महाराष्ट्र की सरकार ने जय जय महाराष्ट्र माझा नाम का जो गीत है इसको राज्य गीत डिक्लेयर कर दिया है। इस गीत के बोल किसने लिखे थे? तो जय जय महाराष्ट्र माझा जो है अब इसको महाराष्ट्र की सरकार ने राज्य गीत डिक्लेयर कर दिया है और यहाँ पर आप इस गीत के लिरिक्स भी देख सकते हैं। तो इस गीत के मूल बोल लिखे थे राजा बढे ने। सो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी और इसमें म्यूजिक दिया था श्रीनिवास खाले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि अडानी ग्रुप ने 1.2 बिलियन डॉलर में हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण कर लिया है। ये बंदरगाह कौन से देश में स्थित है? तो अडानी ग्रुप जिसके चेयरमैन हैं गौतम अडानी, तो अडानी ग्रुप ने हाल ही में 1.2 अरब डॉलर में हाइफा बंदरगाह को खरीद लिया है और ये जो हाइफा बंदरगाह है ये इजराइल का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो अडानी ग्रुप ने 1.2 बिलियन डॉलर में हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया है। हाल ही में भारत सरकार ने अनधिकृत कोयला खनन गतिविधियों की सूचना देने के लिए कौन सी मोबाइल ऐप लॉन्च की है? तो भारत के अंदर जो अनऑथराइज्ड कोल माइनिंग होती है उसकी जानकारी देने के लिए उसकी सूचना देने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है जिसका नाम है खनन प्रहरी ऐप। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। केनरा बैंक के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? केनरा बैंक जो है ये भारत की एक सरकारी बैंक है। भारत के अंदर अभी के समय टोटल 12 सरकारी बैंक हैं और उनमें से एक है केनरा बैंक जिसका मुख्यालय है कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में। तो केनरा बैंक के नए एमडी और सीईओ बन गए हैं के सत्यनारायण राजू। 17 फरवरी 2023 को 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन निम्न में से किस देश में आयोजित किया गया? ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि हिंदी भाषा के प्रचार के लिए विश्व हिंदी सम्मेलन जो है वो आयोजित किया जाता है। 2023 में इसका 12वां संस्करण आयोजित किया गया है। तो इस बार इसकी मेज़बानी की है फिजी देश ने। सो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। फिजी का एक फेमस शहर है नाडी और यहीं पर यह सम्मेलन हुआ था जिसमें भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी हिस्सा लिया था। यहाँ पर आपको बता दूं कि ये जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था इसका आयोजन फिजी और भारत की सरकार ने संयुक्त रूप से किया था और इसकी थीम रखी गई थी हिंदी फ्रॉम ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस दौरान फिजी की यात्रा पर गए हुए थे। तो फिजी में इन्होंने कई सारी चीज़ें की जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इनकी फिजी यात्रा से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। जैसे कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 15 से 17 फरवरी के बीच फिजी का दौरा किया। यहाँ पर फिजी की ये अपनी पहली यात्रा पर गए हुए थे और इन्होंने 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन में भाग लिया। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ है इसका सह मेज़बानी की है भारत और फिजी सरकारों ने। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने यहाँ की जो राजधानी है सुवा वहाँ पर फिजी संग्रहालय में पुनर्निर्मित गिरमिट गैलरी का उद्घाटन किया है जो कि फिजी में भारतीय अनुबंधित मजदूरों की यात्रा को प्रदर्शित करता है। तो भारतीय अनुबंधित मजदूरों की यात्रा को प्रदर्शित करती हुई गिरमिट गैलरी का उद्घाटन किया है विदेश मंत्री ने। इसके अलावा विदेश मंत्री ने वहाँ की राजधानी सुवा के अंदर ही इंडिया हाउस में सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक स्टैचू का भी अनावरण किया है और दोनों कंट्रीज के बीच में एक वीजा छूट समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके बाद ये रहा अगला सवाल, दी पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी हाउ इकोनॉमिक्स अबंडन द पुअर। ये बुक हाल ही में किसने लिखी है? तो यहाँ पर आप इस बुक का कवर पेज देख सकते हैं। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी नाम की इस बुक को लिखा है मेघनाथ देसाई ने जो कि एक भारतीय मूल के ब्रिटिश अर्थशास्त्री हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी मेघनाथ देसाई। निम्न में से कौन से राज्य ने पहली राष्ट्रीय बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023 जीत ली है?
तो भारत के अंदर पहली बार समुद्र के तट पर राष्ट्रीय बीच सॉकर चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। तो पहली चीज़ तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि इसका आयोजन कहाँ पर हुआ। तो गुजरात के सूरत में जो डुमास बीच है, डुमास समुद्र तट है, वहाँ पर इसका आयोजन किया गया था और इसको जीता है केरल की टीम ने। सो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। फाइनल में केरल की टीम ने पंजाब को हराया था। 27 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन से राज्य के अंदर शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। शिवमोगा जो जगह है ये है कर्नाटक के अंदर। सो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। कर्नाटक के अंदर शिवमोगा एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और आपको बता दूं कि ये जो शिवमोगा के अंदर एयरपोर्ट बनाया गया है इसको 450 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। पूर्वोत्तर भारत का पहला कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र निम्न में से कौन से राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो संपीड़ित बायोगैस का यहाँ पर उत्पादन किया जाएगा। इस तरीके का पहला प्लांट पूर्वोत्तर भारत में बनने वाला है और ये बनेगा असम राज्य के अंदर। असम के जो मुख्यमंत्री हैं हिमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने हाल ही में अनाउंस किया है कि असम के कामरूप जिले के अंदर पूर्वोत्तर भारत का पहला कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट बनाया जाएगा। भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी कि जो नेशनल साइंस डे है ये आप सभी जानते हैं कि 28 फरवरी को भारत में मनाया जाता है। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी। इस बार के राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम रखी गई है ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग, यानी कि वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। अब इसी के साथ हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि फरवरी महीने के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स हैं जो कि आपको याद रखते हैं, जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सबसे पहले मनाया जाता है 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस। जो इंडियन कोस्ट गार्ड है वो अपना स्थापना दिवस मनाती है 1 फरवरी को। फिर 2 फरवरी को मनाया जाता है विश्व आर्द्र भूमि दिवस यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। दुनिया भर में वेटलैंड्स के संरक्षण के लिए ये दिवस होता है और भारत में 75 ऐसे वेटलैंड्स हैं जिनको रामसर स्थल का दर्जा मिला हुआ है। इसकी इस बार थीम रखी गई थी इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रेस्टोरेशन। फिर 4 फरवरी को मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस। कैंसर की रोकथाम के लिए ये दिवस होता है। इसकी थीम है क्लोज द केयर गैप। फिर 8 फरवरी को मनाया जाता है सुरक्षित इंटरनेट दिवस। इसकी थीम रखी गई है टुगेदर फॉर ए बेटर इंटरनेट। फिर 11 फरवरी को हर साल मनाया जाता है विश्व यूनानी दिवस। देन इसके बाद 13 फरवरी को 2 महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं। एक तो भारत के अंदर राष्ट्रीय महिला दिवस, फिर इसके अलावा विश्व रेडियो दिवस ये मनाया जाता है 13 फरवरी को। और इस बार के वर्ल्ड रेडियो डे की थीम रखी गई है रेडियो एंड पीस। फिर इसके बाद 21 फरवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस यानी कि इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, जिसकी थीम रखी गई है मल्टीलिंगुअल एजुकेशन ए नेसेसिटी टू ट्रांसफॉर्म एजुकेशन। फिर 24 फरवरी को मनाया जाता है केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस यानी कि सेंट्रल एक्साइज डे। एंड लास्ट में 28 फरवरी को हर साल होता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस नेशनल साइंस डे, जिसकी थीम रखी गई है ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। तो ये सभी इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स थे फरवरी महीने से, ये आपको याद रखने हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला सवाल आपके सामने है, किस भारतीय को नेपाल की पुरुषों की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि भारत का जो पड़ोसी देश है नेपाल, वहाँ की जो पुरुषों की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम है उसके कोच एक भारतीय व्यक्ति को बनाया गया है जिनका नाम है मोंटी देसाई। तो मोंटी देसाई भारत के पूर्व क्रिकेटर रहे हैं और इनको हाल ही में नेपाल की जो पुरुषों की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम है उसका हेड कोच बना दिया गया है। यूक्रेन युद्ध को लेकर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF ने किस देश की सदस्यता निलंबित कर दी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको ना भी पता हो तो भी आप इसका आंसर कर सकते हैं। इसका आंसर है रूस। तो रूस की जो सदस्यता है FATF की मेंबरशिप वो सस्पेंड कर दी गई है यूक्रेन युद्ध के चलते, क्योंकि रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया था। FATF का मतलब है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स और इसका मुख्यालय है फ्रांस की राजधानी पेरिस के अंदर। जनवरी 2023 के लिए ICC पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसने जीता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है वो हर महीने जो दुनिया के सबसे बेस्ट क्रिकेटर्स होते हैं उनको सम्मानित करता है। तो जनवरी महीने के लिए सबसे बेस्ट पुरुष क्रिकेटर रहे हैं शुभमन गिल, जो कि भारत के फेमस बल्लेबाज हैं। इसी तरीके से महिलाओं में पूछा गया है कि जनवरी महीने के लिए महिलाओं में सबसे बेस्ट क्रिकेटर कौन रही। तो उनका नाम है ग्रेस स्क्रीवेंस। और ग्रेस स्क्रीवेंस जो हैं ये इंग्लैंड की हैं।
17 फरवरी 2023 को श्री राम जानकी यात्रा टूरिस्ट ट्रेन को कौन से रेलवे स्टेशन से रवाना किया गया है? श्री राम जानकी यात्रा टूरिस्ट ट्रेन जो है ये भारत गौरव ट्रेन जो चलाई गई है उसी के अंतर्गत इसको शुरू किया गया है। अभी सफदरगंज रेलवे स्टेशन दिल्ली से इसको रवाना किया गया और ये 2 जगहों की मेनली यात्रा करवाएगी। एक तो उत्तर प्रदेश में अयोध्या और दूसरा नेपाल में जनकपुर। तो इन दोनों जगहों की यात्रा कराने के लिए श्री राम जानकी यात्रा टूरिस्ट ट्रेन को हाल ही में रवाना किया गया है दिल्ली से। 14वां एरो इंडिया 2023 किस शहर में 13 से लेकर के 17 फरवरी के बीच आयोजित किया गया है? तो ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि एरो इंडिया जो होता है ये एक एयर शो है जो कि एशिया का सबसे बड़ा एयर शो होता है। तो इसमें देश और दुनिया के तमाम जो विमान हैं वो उनकी प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई जाती है। तो इस बार 14वां संस्करण इसका हुआ है बेंगलुरु के अंदर। सो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बेंगलुरु के अंदर जो येलहंका एयरबेस है वहीं पर इसका आयोजन किया गया था और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। किस भारतीय राजनेता को इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। सो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मनमोहन सिंह। हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड ने किस महिला क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड जो कंपनी है इसने हाल ही में भारत की 2 महिला क्रिकेटर्स को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। एक तो यशनिका भाटिया और दूसरी रेणुका सिंह ठाकुर। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट, दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहब फाल्के के नाम पर जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होता है उसका हाल ही में आयोजन किया गया था और इसमें सबसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार जीता है दी कश्मीर फाइल्स ने। तो द कश्मीर फाइल्स ने इस बार बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है। अब इसी के साथ हम लोग देखते हैं इसमें कौन कौन से मेन अवार्ड दिए गए हैं। आपको मैं कुछ बताता हूं जो कि आपको याद रखना है। एक तो मैंने आपको बताया कि बेस्ट फिल्म बनी है द कश्मीर फाइल्स। इसके अलावा बेस्ट एक्टर बने हैं रणबीर कपूर। इनको ब्रह्मास्त्र मूवी के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में चुना गया है आलिया भट्ट को। इनको गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म के लिए ये अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा आपको 10वें नंबर पर यहाँ पर जो है फिल्म ऑफ द ईयर, तो फिल्म ऑफ द ईयर या फिर इसको इंटरनेशनल फिल्म ऑफ द ईयर भी बोलते हैं। तो ये फिल्म है RRR जिसको SS राजामौली ने डायरेक्ट किया था। तो ये फिल्म जो है फिल्म ऑफ द ईयर चुनी गई थी। हाल ही में भारत सरकार ने मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए एक पैनल बनाया है। आपको बताना है कि इस पैनल का नेतृत्व कौन करेगा। तो भारत सरकार ने जो मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम है उसके इम्प्लीमेंटेशन को मॉनिटर करने के लिए एक पैनल बनाया है और उसके अध्यक्ष होंगे भारत के कैबिनेट सचिव राजीव गौबा। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा इस पैनल के अध्यक्ष होंगे। निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए एक गीत तैयार किया था और वो हाल ही में रिलीज़ किया गया। आपको बताना है ये जो गाना है मैं भारत हूँ हम भारत के मतदाता हैं, इस गीत के बोल किसने लिखे हैं? मैं भारत हूँ हम भारत के मतदाता हैं ये जो गीत जारी किया गया था निर्वाचन आयोग के द्वारा, इसका मेन मकसद था कि मतदाताओं को वोटिंग के लिए जागरूक करना। तो इस गीत को बनाया था सुभाष घई ने। सो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। सुभाष घई ने ही इस गाने के बोल भी लिखे हैं और इन्होंने ही इसको संगीतबद्ध भी किया है, यानी कि इसमें म्यूजिक भी इन्होंने ही दिया है। आपको बता दूं कि ये जो गीत है हम भारत के मतदाता हैं, इस गीत को हिंदी के अलावा 12 अन्य भाषाओं में भी गाया गया है। जब आप इस गीत को सुनेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया निम्न में से किस शहर में संक्रामक रोगों और महामारी की तैयारी के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगा? तो संक्रामक रोगों और महामारी की तैयारी के लिए जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है ये एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगा हैदराबाद के अंदर। सो यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है ये पुणे के अंदर बेस्ड है और इसी ने ही कोविड-19 के लिए कोविशील्ड वैक्सीन को भारत में मैन्युफैक्चर किया था। पासपोर्ट जारी करने में पुलिस सत्यापन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए विदेश मंत्रालय ने कौन सा ऐप पेश किया है? दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पासपोर्ट जारी करने के दौरान जो पुलिस वेरिफिकेशन प्रोसेस होती है उसको फास्ट करने के लिए और उसको आसान बनाने के लिए विदेश मंत्रालय ने एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है एम पासपोर्ट पुलिस ऐप। एम पासपोर्ट पुलिस ऐप यानी कि यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इस एप्लीकेशन के जरिए पुलिस वेरिफिकेशन प्रोसेस में जो 15 दिनों का समय लगता है वो कम होकर के सिर्फ 5 दिनों के अंदर ही कंप्लीट हो जाएगा।
तो इससे जो पासपोर्ट बनाने की प्रक्रिया है वो भी फास्ट हो जाएगी। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन किस शहर के अंदर किया गया है? तो समय समय पर देश के अलग अलग राज्यों के द्वारा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाता है ताकि राज्य के अंदर निवेश को आकर्षित किया जा सके। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश ने भी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया था और ये आयोजित किया गया यहाँ की राजधानी लखनऊ के अंदर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने इस इवेंट का उद्घाटन किया था। हाल ही में कैबिनेट ने कितने करोड़ रुपए के वित्तीय आवंटन के साथ वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी दे दी है? वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम क्या है? तो इसके जरिए भारत की उत्तरी सीमा पर बसे हुए जो गांव हैं उनका विकास किया जाएगा। भारत की उत्तरी सीमा पर जो बॉर्डर एरियाज में बसे हुए गांव हैं वहां पर घरों का विकास किया जाएगा। तो इस योजना को हाल ही में मंजूरी दे दी गई है और इस पर 4800 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है ये 2022-23 से लेकर के 2025-26 तक के लिए लॉन्च किया गया है और इस पर 4800 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये एक केंद्र प्रायोजित परियोजना है, ये भी आपको याद रखना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस योजना के अंतर्गत भारत की उत्तरी सीमा पर बसे हुए जो गांव हैं उनका विकास किया जाएगा। तो इसमें भारत की उत्तरी भूमि सीमा के साथ 19 जिलों, 46 सीमा ब्लॉकों, 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित गाँव का विकास किया जाएगा। शुरू में इस कार्यक्रम के पहले चरण के अंतर्गत 663 गाँव को शामिल किया जाएगा। तो ये सारे पॉइंट्स आपको वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के बारे में याद रखने हैं। अब आगे देखते हैं। वैसे आपको बता दूं कि अब इस योजना को लॉन्च भी कर दिया गया है। भारत के जो गृह मंत्री अमित शाह हैं वो हाल ही में अरुणाचल प्रदेश की यात्रा पर गए हुए थे और अरुणाचल प्रदेश में जो किबीथू विलेज है, जो बॉर्डर विलेज है किबीथू, वहाँ से इस योजना की शुरुआत भी कर दी गई है गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। 16 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के किस जिले में जल जन अभियान का शुभारंभ किया है? तो राजस्थान के सिरोही जिले से जल जन अभियान की शुरुआत की गई है। ये जो जल जन अभियान है ये जलाशयों के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है। ये 8 महीनों तक चलने वाला अभियान है जिसको भारत के जल शक्ति मंत्रालय और जो ब्रह्म कुमारी संस्थान है उन दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया जा रहा है। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने इसको राजस्थान के सिरोही जिले से शुरू किया था, ये आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार जो है ये यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है और इस बार ये दिया गया है एक भारतीय को जिनका नाम है डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा। ओडिशा राज्य के अंदर इन्होंने वहाँ की जो संस्कृति है, वहाँ की जो भाषा है उसको बढ़ावा देने में काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया है, जिसके चलते इनको अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 21 फरवरी को जिस दिन अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस होता है उस दिन बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, उनके द्वारा डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा को ये अवार्ड दिया गया है। महिला प्रीमियर लीग 2023 यानी कि WPL जो शुरू हुआ है उसकी सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बन गई है? महिला प्रीमियर लीग पहली बार खेला गया है और इसमें सबसे महंगी खिलाड़ी के रूप में चुना गया है स्मृति मंधाना को। स्मृति मंधाना को जो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम थी उसने 3.4 करोड़ रुपए में खरीदा था और इस तरीके से ये महिला प्रीमियर लीग की सबसे महंगी खिलाड़ी बन गई है। 16 फरवरी को इनमें से किस मंत्रालय ने साइबर सुरक्षा हैकाथॉन कवच 2023 का आयोजन किया था? तो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनका समाधान खोजने के लिए एक हैकाथॉन का आयोजन किया गया था जिसका नाम था कवच 2023 और इसको भारत के 2 मंत्रालयों ने संयुक्त रूप से आयोजित किया, एक तो गृह मंत्रालय और दूसरा शिक्षा मंत्रालय। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन स्पोर्ट्स के बारे में है। आपको बताना है कि खेलो इंडिया शीतकालीन खेल का तीसरा संस्करण 10 से लेकर के 14 फरवरी के बीच में कौन से स्थान पर आयोजित किया गया है? तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो होता है इसमें ऐसे गेम खेले जाते हैं जो कि बर्फ के ऊपर खेले जाते हैं। तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स का हाल ही में तीसरा संस्करण आयोजित किया गया था और ये हुआ है जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग शहर में। तो यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के अंदर ये गुलमर्ग नाम की जगह है जहाँ पर इस बार के खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन किया गया है। भारत के जो खेल मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 की पदक तालिका में कौन से राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इस बार खेलो इंडिया विंटर गेम्स के अंदर पदक तालिका में टॉप किया है जम्मू एंड कश्मीर ने। तो जम्मू एंड कश्मीर ने ही इसका आयोजन भी किया था और जम्मू एंड कश्मीर ने ही
सबसे ज़्यादा मेडल के साथ यहाँ पर पहला स्थान हासिल किया है। जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों ने 26 गोल्ड, 25 सिल्वर और 25 ब्रॉन्ज के साथ टोटल 76 मेडल जीते हैं। दूसरे नंबर पर रहा महाराष्ट्र और तीसरे पर रहा हिमाचल प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे की 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस किस शहर में आयोजित की गई है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे जो है ये दुनिया भर में रेलवे परिवहन को बढ़ावा देने के लिए काम करता है और इसका मुख्यालय जो है वो पेरिस के अंदर है। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे की 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस की मेज़बानी भारत ने की है और भारत की मेज़बानी में जो भारत का आरपीएफ है जो कि देश के अंदर रेलवे की सुरक्षा के लिए काम करता है, तो आरपीएफ ने इसका आयोजन किया है राजस्थान की राजधानी जयपुर में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जयपुर। यहाँ पर आप इसके लोगों में भी देख सकते हैं 20 से लेकर के 23 फरवरी तक जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया है। रेलवे से रिलेटेड ये जो 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस हुई है इसकी थीम भी रखी गई थी, रेलवे सिक्योरिटी स्ट्रेटजी, रेस्पॉन्सेस एंड विजन फॉर फ्यूचर। 15 से लेकर के 17 फरवरी के बीच इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो 2023 का आयोजन किस शहर के अंदर किया गया है? तो इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो जो होता है ये एशिया का सबसे बड़ा सी फूड शो है जिसका आयोजन इस बार किया गया है पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में। तो यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन बी, कोलकाता। हाल ही में किस देश के दिग्गज क्रिकेटर एरोन फिंच ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो सही आंसर क्या होगा? एरोन फिंच जो हैं ये ऑस्ट्रेलिया के T20 कैप्टन थे लेकिन अभी इन्होंने संन्यास ले लिया है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। फिर इसी तरीके से एक और क्रिकेटर हैं इयोन मॉर्गन, इन्होंने भी क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। आपको बताना है कि ये किस क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान थे। तो इयोन मॉर्गन जो है ये इंग्लैंड की टीम के कैप्टन थे, अब इन्होंने संन्यास ले लिया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा विकसित HD 3385 किस फसल की नई किस्म है? तो HD 3385 जो है ये गेहूं की एक नई किस्म है जिसको हाल ही में ICAR ने डेवलप किया है। ICAR ने गेहूं की ये जो नई किस्म विकसित की है ये मौसम में बदलाव और बढ़ती गर्मी के कारण जो भी चुनौतियां उत्पन्न होती हैं उनका भी सामना कर सकती है। साथ ही में इसका जो फसल पकने का टाइम है वो भी कम है, 100 से 110 दिनों के अंदर ही इसकी फसल पक जाती है। तो आपको याद रखना है SD 3385 जो है ये गेहूं की एक किस्म है। संत सेवालाल महाराज किस समुदाय से संबंधित हैं जिनकी जयंती भारत सरकार के द्वारा पहली बार मनाई गई है? संत सेवालाल महाराज जो थे ये बंजारा समुदाय से बिलोंग करते थे और बंजारा समुदाय के उत्थान के लिए इन्होंने काफ़ी काम किया था। तो हाल ही में भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने पहली बार इनकी जयंती मनाई है जिसके कारण ये चर्चा में थे। तो संत मेवालाल महाराज जो थे ये बंजारा समुदाय के एक आध्यात्मिक नेता थे, ये आपको याद रखना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया E20 ईंधन किसका मिश्रण है? तो E20 ईंधन की शुरुआत हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने की है। ये जो E20 फ्यूल है इसमें 20% तो एथेनॉल होता है और बाकी का 80% जो है वो पेट्रोल होता है। तो ये पेट्रोल की तुलना में कार्बन उत्सर्जन कम करता है और इसका इस्तेमाल आसानी से गाड़ियों में किया जा सकता है। तो E20 ईंधन जो है ये देश भर में कई जगहों पर उपलब्ध करा दिया गया है। PM नरेंद्र मोदी ने हाल ही में इसकी शुरुआत की है। तो E20 ईंधन में 20% एथेनॉल होता है और 80% पेट्रोल होता है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इंडिया एनर्जी वीक 2023 का हाल ही में आयोजन किया गया था कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के अंदर। तो उसी दौरान PM मोदी ने इसको लॉन्च किया था। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस स्थान पर दुनिया के सबसे बड़े दिव्यांग अनुभूति समावेशी पार्क की आधारशिला रखी है? तो महाराष्ट्र का पहला दिव्यांग पार्क जो है वो बनाया जाएगा नागपुर के अंदर और उसी की आधारशिला हाल ही में केंद्रीय जो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी उन्होंने रखी है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट, भारत की अध्यक्षता में G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर्स की पहली बैठक कहां पर आयोजित की गई है? जैसा कि आप जानते हैं कि 2023 में G20 की अध्यक्षता भारत के पास है। तो भारत की मेज़बानी में G20 के जो वित्त मंत्री हैं और वहाँ के जो केंद्रीय बैंकों के गवर्नर्स हैं उनकी पहली बैठक हाल ही में हुई है कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में। तो भारत की जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, इसी तरीके से भारत में RBI के जो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, दोनों लोगों ने संयुक्त रूप से इस बैठक की मेज़बानी की है। 12वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस टीम ने जीत लिया है? तो इस बार राष्ट्रीय स्तर की जो आइस हॉकी चैंपियनशिप हुई है उसको जीत लिया है ITBP की टीम ने।
और ITBP की टीम लगातार तीसरी बार इस चैंपियनशिप का खिताब जीता है। निम्न में से कौन से देश के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का 79 ईयर्स की आयु में निधन हो गया है? तो परवेज मुशर्रफ जो थे ये पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति भी थे और पाकिस्तान के पूर्व सेना प्रमुख भी थे और दुबई में इनकी हाल ही में डेथ हो गई है। साल 2016 में ये दुबई चले गए थे और तब से ये दुबई में ही थे। इन पर देशद्रोह का आरोप था और अभी इनकी दुबई में ही डेथ हो गई है। 76वें बाफ्टा अवार्ड्स 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म ने जीता है? तो हाल ही में बाफ्टा अवार्ड्स 2023 का वितरण किया गया है जो कि ब्रिटेन के अंदर दिए जाते हैं और ये फिल्म जगत में दिया जाता है। तो बाफ्टा अवार्ड्स 2023 में सबसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट नाम की फिल्म ने। शो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन डी। अब इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि इस बार बाफ्टा अवार्ड्स में अलग अलग कैटेगरी में विनर्स कौन हैं। बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट नाम की फिल्म ने। बेस्ट ब्रिटिश फिल्म का पुरस्कार जीता है द बंसीज ऑफ इनेसेरिन फिल्म ने। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जीता है एडवर्ड बर्गर ने, जिन्होंने ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट नाम की मूवी को डायरेक्ट किया था। बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड देखते हैं तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में चुना गया है ऑस्टिन बटलर को और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में चुनी गई है केट ब्लैंचेट। बेस्ट एनिमेटेड फिल्म जो है साल की सबसे बेस्ट एनिमेटेड फिल्म रही पिनोकियो। और आखिर में है बेस्ट फिल्म नॉट इन इंग्लिश लैंग्वेज या इसी को बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म भी बोलते हैं। तो इस बार की ये विजेता बनी है ऑल क्वाइट ऑन दी वेस्टर्न फ्रंट, जो कि साल की बेस्ट फिल्म भी चुनी गई है। हाल ही में इनमें से किस देश ने अपनी करेंसी से ब्रिटिश राजशाही की तस्वीरें हटाने की अनाउंसमेंट की है? तो इस कंट्री के जो बैंक नोट्स हैं उनमें ब्रिटिश मोनार्की की अब तस्वीर नहीं होगी, ऐसा बोला है ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अभी तक एलिजाबेथ द्वितीय जो कि ब्रिटेन की क्वीन थी उनकी फ़ोटो होती थी, लेकिन उनकी डेथ हो चुकी है। तो अब से ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने डिसाइड किया है कि वहाँ के करेंसी नोट्स पर ब्रिटिश राजशाही की तस्वीरें नहीं होगी। भारतीय मूल के किस फोटोग्राफर ने नेशनल जियोग्राफिक का पिक्चर्स ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? नेशनल जियोग्राफिक का जो प्रतिष्ठित पुरस्कार होता है पिक्चर्स ऑफ द ईयर, ये इस बार एक भारतीय मूल के फोटोग्राफर ने जीता है जिनका नाम है कार्तिक सुब्रमण्यम। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और कार्तिक सुब्रमण्यम जो हैं उनको जिस पिक्चर के लिए अवार्ड दिया गया है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस पिक्चर का टाइटल है डांसिंग ऑफ ईगल्स, डांस ऑफ ईगल्स। तो इसी पिक्चर के लिए इनको पिक्चर्स ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। 12 फरवरी 2023 को किसने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है उसमें टोटल 34 जज हो सकते हैं। तो अभी 2 नए जजों ने शपथ ली है और इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट में अब जजों की संख्या 34 हो चुकी है। तो 2 नए जज कौन हैं? एक तो है इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और दूसरे हैं गुजरात हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार। सो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों ने। भारत में जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर 34 न्यायाधीश होते हैं उनमें से स्ट्रक्चर ये है 33+1, यानी कि 33 न्यायाधीश होते हैं और बाकी एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं। और मुख्य न्यायाधीश अभी कौन है? DY चंद्रचूड़। किस विश्वविद्यालय को दुनिया की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाएगा? विश्व की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी होगी भारत की विश्व भारती विश्वविद्यालय। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विश्व भारती विश्वविद्यालय जो है इसको 1921 के अंदर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा स्थापित किया गया था और ये पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में स्थित है। तो ये दुनिया की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा इसको दिया जाएगा। पेरिस 2024 ओलंपिक के लिए 20 किलोमीटर रेस वॉक इवेंट में किस भारतीय ने क्वालिफाई किया है? तो 2024 के अंदर जो समर ओलंपिक गेम्स होंगी वो फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित किए जाएंगे और इन गेम्स में जो 20 किलोमीटर रेस वॉक इवेंट होगी उसमें भारत के 2 खिलाड़ियों ने क्वालिफाई कर लिया है। एक का नाम है अक्षदीप सिंह और दूसरी एक महिला है प्रियंका गोस्वामी। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों ने। अक्षदीप सिंह और प्रियंका गोस्वामी इन दोनों ने पेरिस 2024 के लिए 20 किलोमीटर रेस वॉक इवेंट के लिए क्वालिफाई किया है। भारतीय मूल की किस राजनेता ने अमेरिका के राष्ट्रपति पद के चुनाव में दावेदारी की अनाउंसमेंट की है? तो भारतीय मूल की एक व्यक्ति है जिनका नाम है निकी हेली, जो कि अमेरिका की पूर्व राजदूत रह चुकी हैं यूनाइटेड नेशंस के अंदर। तो इन्होंने अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में दावेदारी करी है। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा निकी हेली।
जर्मनी के चांसलर का नाम आपको बताना है, जो कि 25 और 26 फरवरी को भारत की यात्रा पर आए थे। तो इस समय जर्मनी के चांसलर हैं ओलफ सोल्ज, जिनको आप यहाँ पर देख सकते हैं पीएम नरेंद्र मोदी के साथ। तो ओलफ सोल्ज जो हैं जर्मनी के चांसलर हैं और ये हाल ही में 25 और 26 फरवरी को भारत की यात्रा पर आए थे। ये जर्मनी का चांसलर बनने के बाद इनकी भारत की पहली यात्रा है। 13 से लेकर के 17 फरवरी के बीच में वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2023 का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो भारत में हर साल वित्तीय साक्षरता सप्ताह का आयोजन किया जाता है, फाइनेंशियल लिटरेसी वीक, और ये आयोजित किया जाता है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, जो कि देश का सेंट्रल बैंक है। तो इस बार भी 13 से लेकर के 17 फरवरी के बीच में इसका आयोजन किया गया है और इसकी थीम रखी गई थी गुड फाइनेंशियल बिहेवियर योर सेवियर। हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को कौन सा नाम आवंटित किया है? तो एकनाथ शिंदे जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, इनके बीच में और जो उद्धव ठाकरे हैं, दोनों लोगों के बीच में किनको शिवसेना पार्टी का नाम मिलेगा, इसके लिए विवाद था, जो कि हाल ही में अब सॉल्व हो चुका है। तो भारतीय निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र के जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, उनके नेतृत्व वाले गुट को शिवसेना पार्टी का नाम भी दिया है और शिवसेना पार्टी का जो सिंबल है धनुष और तीर, वो भी एकनाथ शिंदे वाले गुट को दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि शिवसेना। 21 फरवरी को महाराष्ट्र में शिवसेना पार्टी का प्रमुख किसे घोषित किया गया? तो पार्टी का नाम और सिंबल मिलने के बाद महाराष्ट्र की जो पार्टी है शिवसेना पार्टी, उसके नए प्रमुख के रूप में डिक्लेयर किया गया है एकनाथ शिंदे को। 14 फरवरी 2023 को गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य पुलिस को राष्ट्रपति ध्वज प्रदान किया है? राष्ट्रपति ध्वज यानी कि जो प्रेसिडेंट्स कलर होता है, ये भारत में किसी भी सैन्य टुकड़ी को मिलने वाला सबसे बड़ा सम्मान होता है और हाल ही में ये हरियाणा पुलिस को दिया गया है। करनाल में एक समारोह के दौरान हरियाणा पुलिस को अमित शाह के द्वारा राष्ट्रपति ध्वज यानी कि प्रेसिडेंट्स कलर से सम्मानित किया गया। हाल ही में डाक विभाग ने 11 से लेकर के 15 फरवरी को किस स्थान पर राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी अमृतपेक्स 2023 का आयोजन किया है? अमृतपेक्स 2023 जो है ये एक राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी थी और इसमें भारत की जो समृद्ध संस्कृति है, भारत की जो विरासत है, भारत का जो इतिहास है, उसके बारे में डाक टिकट के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। तो ये जो प्रदर्शनी है ये डाक विभाग के द्वारा नई दिल्ली में आयोजित की गई थी, जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो संचार मंत्रालय के तहत डाक विभाग ने इसका आयोजन किया था और भारत के जो संचार मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। विश्व रेडियो दिवस 2023 की थीम क्या है? विश्व रेडियो दिवस जो होता है वो हर साल मनाया जाता है 13 फरवरी को और इस बार की थीम है रेडियो एंड पीस, यानी कि रेडियो और शांति। जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए एक कॉमन हाई कोर्ट है, तो उसके मुख्य न्यायाधीश हाल ही में बने हैं एन कोटेश्वर सिंह। हाल ही में किसने युवा संगम पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो युवा संगम पोर्टल जो है ये भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के जो वहाँ के युवा हैं और देश के अन्य हिस्सों के जो युवा हैं उनके बीच में आपसी जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिए ये शुरू किया गया है एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के अंतर्गत। तो युवा संगम पोर्टल का शुभारंभ किया है भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। QR कोड आधारित कॉइन वेंडिंग मशीन शुरू करने के लिए 8 फरवरी को किसने पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो QR कोड पर आधारित कॉइन वेंडिंग मशीन जगह जगह पर लगाए जाएंगे RBI के द्वारा और इसी का हाल ही में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। तो शुरुआत में इसको 12 शहरों के अंदर 19 जगहों पर लॉन्च किया गया था। इसके जरिए कोई भी व्यक्ति आसानी से QR कोड स्कैन करके कॉइन्स निकाल सकता है इस मशीन के जरिए। तो अभी के लिए इसको पायलट बेसिस पर RBI ने शुरू किया है। 7 वर्षीय प्रिंस जिग्मे नामग्याल वांगचुक किस देश के पहले डिजिटल नागरिक बन गए हैं? तो दुनिया के सबसे कम उम्र के जो क्राउन प्रिंस हैं वो भूटान के प्रिंस हैं जिनका नाम है जिग्मे नामग्याल वांगचुक। यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं। तो ये भूटान के पहले डिजिटल नागरिक बन गए हैं। सो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो भूटान के ये जो क्राउन प्रिंस हैं यानी कि जिग्मे नामग्याल वांगचुक, इन्होंने फरवरी 2023 के अंदर जो भूटान का नेशनल डिजिटल आइडेंटिटी मोबाइल वॉलेट है उसके साथ ये जुड़े और इस तरीके से ये भूटान के पहले डिजिटल नागरिक बन गए हैं। हाल ही में अखिल भारतीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2023 कौन से स्थान पर आयोजित की गई? तो ताइक्वांडो जो स्पोर्ट होता है उसकी चैंपियनशिप भारत में पहली बार हुई है और इंडिया लेवल पर हुई है। इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली के अंदर। सो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम के अंदर इसका आयोजन किया गया है। सौर मंडल के अंदर सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा बन गया है?
तो हमारे सौरमंडल में आप जानते हैं टोटल 8 प्लैनेट हैं, 8 ग्रह हैं, और उनमें से जो बृहस्पति ग्रह है जिसको जुपिटर बोला जाता है उसके पास सबसे ज़्यादा मून्स हैं और उनकी संख्या है 92। जो जुपिटर है यानी कि बृहस्पति, उसके उपग्रहों की संख्या है 92, जबकि जो शनि है, शनि के पास उपग्रहों की संख्या है 83। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं जुपिटर के पास सबसे ज़्यादा मून्स हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में खगोलविदों ने जो बृहस्पति ग्रह है उसके 12 नए मून्स की खोज की है और उसी के बाद बृहस्पति जो है वो सबसे ज़्यादा प्राकृतिक उपग्रहों वाला ग्रह बन गया है। बृहस्पति ग्रह के बारे में आपको ये भी पता होगा कि ये पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा। अब यहाँ पर आपके लिए 3 क्वेश्चन होंगे जिनके राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताने हैं। ये सारे क्वेश्चन इसी वीडियो पर आधारित हैं, तो इन क्वेश्चंस का आंसर करने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्रिकेट टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी 2022 देश का खिताब किस टीम ने जीता है। दूसरा सवाल है कि 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। और तीसरा सवाल है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने कौन से स्थान पर एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री राष्ट्र को समर्पित की है। तो इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने पूरे फरवरी महीने से करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी को हम लोगों ने यहाँ पर अच्छे से कवर कर लिया है। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसका बहुत ही आसानी से आंसर कर पाएंगे। और अगर आपने इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखा है तो आपको फरवरी महीने से करंट अफेयर्स के लिए किसी भी तरह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी क्वेश्चन आएगा यहीं से आना है और आपको बस इस वीडियो को 2 से 3 बार रिवाइज करना है और इसके नोट्स भी आप बना सकते हैं। चैनल के ऊपर बाकी मंथ्स की वीडियोज़ भी उपलब्ध हैं। तो हम लोग जल्दी मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के अंदर इसी तरीके से। जय हिंद, वंदे मातरम।